हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी सेकंड, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड हमने स्टार्ट किया था। और इसके लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 को कम्प्लीटली कवर किया था। एक सिंगल लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट यूनिट नंबर 2 कवर कराई थी। आज का जो आपका लेक्चर है वो है यूनिट नंबर 3 के ऊपर, जहां पर हमें करना है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है, तो इसमें से हमें ड्रग को निकालना है। तो ड्रग को निकालने को हम कहते हैं आइसोलेशन करना, आइसोलेट करना, प्लांट में से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर निकालना। और जब हम ड्रग को बाहर निकालेंगे तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये वही ड्रग है जो हमने आइसोलेट करी। तो हमें चेक करने के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने होंगे। तो सबसे पहले आपको करना है आइसोलेशन। ड्रग को आप बाहर निकालोगे, बाहर निकालने के बाद आपको उसको करना है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में आपको चेक करना है कि जो भी ड्रग आइसोलेट करी थी क्या ये वही है। और उसके बाद आपको करना है एनालिसिस। एनालिसिस जो है दो तरह से होता है, एक तो क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन और एक होता है क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। क्वांटिटेटिव, तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि जो भी ड्रग आपने निकाली है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है। तो सबसे पहले आपको करना है आइसोलेशन, ड्रग को आपको बाहर निकालना है। फिर आपको उसका करना है आइडेंटिफिकेशन, आपको पहचानना है कि जो ड्रग आपने बाहर निकाली क्या ये वही ड्रग है जो आपको चाहिए थी। तो आप करोगे उसका आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आपको करना है एनालिसिस। एनालिसिस किस बारे में, जो भी ड्रग आपने निकाली उसकी क्वालिटी कैसी है और उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो सबसे पहले आइसोलेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, देन एनालिसिस। और एनालिसिस में क्या होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी का हम डिटर्मिनेशन करते हैं ड्रग की क्वालिटी, ड्रग की क्वांटिटी। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि सबसे पहले हमें ड्रग को निकालना है, और ड्रग को निकालने के बाद हमें करना है उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। उसके बाद करना है उसका एनालिसिस, जहां पर उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी का हम पता करेंगे। अभी आपको यहाँ पर देखो कई तरह के सेकेंडरी मेटाबोलाइट दे रखे हैं, जैसे टर्पेनॉइड, ग्लाइकोसाइड, एल्केलॉइड, रेजिन। और 4th सेमेस्टर में कोग्नोसी में यूनिट नंबर 4 जो है वहां पर मैंने आपको बता रखा है ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, एल्केलॉइड के बारे में, रेजिन के बारे में। तो देखो 4th सेमेस्टर में हमने कवर किया था ग्लाइकोसाइड्स की डेफिनेशन, ग्लाइकोसाइड्स का क्लासिफिकेशन, यूजेस, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ओवरऑल हमने ग्लाइकोसाइड्स को अच्छे से कवर किया था। एल्केलॉइड को भी किया था, रेजिन को भी किया था। हमने देखा था ग्लाइकोसाइड्स में क्या होता है, ग्लाइकोन, एक ग्लाइकोन पार्ट होता है। हमने देखा था एल्केलॉइड क्या होते हैं, जिसकी रिंग में नाइट्रोजन होता है, जो कि बीटा टेस्ट का होता है। रेजिन क्या होता है, रेजिनियस मटेरियल होता है, जो कि प्रोटेक्टिव एक तरह से एक्शन है प्लांट का। जब भी प्लांट को हार्म होता है तो वो रेजिन रिलीज करता है ताकि प्लांट को इन्फेक्शन ना हो। तो इस तरह से हमने सभी के बारे में डिटेल में देखा था 4th सेमेस्टर में। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 4th सेमेस्टर में देखा था तो अभी आप क्यों बता रहे हो। तो ध्यान से सुनना, मैं आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दे रखा है टर्पेनॉइड, और टर्पेनॉइड्स के अंदर आता है मेंथोल, सिट्रल, आर्टिमिसिन। ये 3 ड्रग है जो टर्पेनॉइड्स नेचर की होती है। सेकंड है आपका ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आता है ग्लिसरीथेनिक एसिड और रूटीन। थर्ड है आपका एल्केलॉइड, और एल्केलॉइड के अंदर आता है एट्रोपिन, क्वेनिन, रेजरपिन, कैफिन। फोर्थ है आपका रेजिन, और रेजिन के अंदर आता है पोडोफाइलोटॉक्सिन और क्यूकरमिन। ठीक है, ये आपका सिलेबस है यूनिट नंबर 3 का। अब इस सिलेबस को कवर कैसे करना है वो ध्यान से सुन लो, क्योंकि बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं और बच्चे इस यूनिट को छोड़कर जाते हैं। इस यूनिट को छोड़कर नहीं जाना, ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, इसे समझ कर जाना है। देखो, जैसे कि मान लीजिए मुझसे पूछ लिया कैफीन के बारे में, तो कैफीन का मुझे क्या क्या करना है। सबसे पहले मुझे कैफीन का आइसोलेशन करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि प्लांट में से कैफीन हम किस प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं, क्या क्या हमें यूज करना होता है मीडियम में,
वो सब हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको करना होता है आइसोलेशन। अब आइसोलेशन करने के बाद आपको करना है आइडेंटिफिकेशन। आपको ये चेक करना है कि जो मैंने निकाला है क्या वो सच में कैफीन है। तो अगर आपको ये चेक करना है तो आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने पड़ेंगे। अब देखो, हर ड्रग के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट याद रखना बहुत दिक्कत है, जैसे कैफीन का, रिजरपिन का, क्विनिन का। अगर पर्टिकुलर याद करने चले तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, पर आप सीधा याद रख सकते हैं एल्कलॉइड का। जो एल्कलॉइड के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है, कई सारे टेस्ट थे, जैसे ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट था। तो जो एल्कलॉइड के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट थे वो आप ओवरऑल याद रख लीजिए। 4 टेस्ट थे एल्कलॉइड के आइडेंटिफिकेशन के। ड्रैगन ड्रॉप था, मेयर्स टेस्ट था, हैगस टेस्ट था। तो ये जो टेस्ट है ना, ये ओवरऑल आप याद रख लीजिए। फिर आपको चाहे रेजरपिन का पूछे, क्विनिन का पूछे, आपको सीधा एल्कलॉइड के बारे में बताना है। देखो, जैसे मान लीजिए आपको आइसोलेशन तो सभी का याद रखना है कि आइसोलेशन हम कैसे कर रहे हैं। जैसे कैफीन का अलग है, रेजरपिन का अलग है, क्विनिन का अलग है, सभी का आइसोलेशन अलग है। पर अगर आपको प्रॉपर्टीज पूछे कि प्रॉपर्टीज बताइए, साथ ही आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पूछिए, ठीक है, कि आप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बताओ, और यूजेस पूछा है, तो आप किसका लिख सकते हो? एल्कलॉइड्स का लिख सकते हो। एल्कलॉइड्स के यूजेस, प्रॉपर्टी और टेस्ट याद रख लो। वो आप 4 जगह पे लिख पाओगे। एक तो आप एट्रोपिन, क्विनिन, रेजरपिन, कैफीन, इन सभी में आप किसके लिख सकते हो? एल्कलॉइड के लिख सकते हो, क्योंकि ये सब एल्कलॉइड के अंडर में आता है, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए जैसे आपसे पूछ लिया रूटीन का। अब रूटीन किसके अंडर में आ रहा है? रूटीन आ रहा है अपने ग्लाइकोसाइड्स के अंडर में। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर रूटीन में ग्लाइकोसाइड्स की प्रॉपर्टी, ग्लाइकोसाइड के टेस्ट और ग्लाइकोसाइड के यूजेस, क्योंकि ये ओवरऑल आ किस में रहा है? ग्लाइकोसाइड्स के अंदर, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि रूटीन में ग्लाइकोन, एक ग्लाइकोन पार्ट होता है, और ग्लाइकोन जो है शुगर है, एक ग्लाइकोन जो है नॉन शुगर है, जैसे फिनॉल, अल्कोहल। तो ये हमें कैसे पता लगा? हमें पता है ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, तो हमने उसी की डेफिनेशन इसमें लिख दी, उसी की प्रॉपर्टीज इसमें लिख दी, उसी के यूजेस इसमें लिख दिए, उसी के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इसमें लिख दिए। बस आपको याद क्या करना है? याद आपको करना है आइसोलेशन। सभी का आइसोलेशन अलग अलग है, जैसे सिट्रल को कैसे निकाले, रूटीन को कैसे निकाले, कैफीन को प्लांट में से कैसे निकाले, एट्रोपिन को कैसे निकाले, तो सभी का आइसोलेशन अलग है। अब आइडेंटिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल आप ग्लाइकोसाइड का, एल्केलॉइड का, रेजिन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट याद रख लीजिए, ठीक है। तो चाहे कुकरमिन आए या फिर पोडोफाइलोटॉक्सिन, आपको किसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखने हैं? रेजिन के, क्योंकि ये सब रेजिन के अंदर में आते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया हमारा, हमारे यूजेस हो गए, और हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। ये सभी आप लिख सकते हैं ओवरऑल। जैसे मान लीजिए, एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। आपको पूछा रूटीन का, तो आप ग्लाइकोसाइड्स का लिख सकते हैं, कैफीन, रेजरपिन, क्विनिन, एट्रोपिन में एल्कलॉइड का। चाहे आपको पूछे ग्लिसरथेनिक का, तो भी ग्लाइकोसाइड लिखो, क्योंकि इसी के अंडर में आ रहा है। और क्या क्या कॉमन लिख सकते हो आप? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, यूजेस, प्रॉपर्टी, डेफिनेशन, ये सब आप कॉमन लिख सकते हैं। तो ये ग्लाइकोसाइड्स वगैरह आपको 4th सेमेस्टर में मिल जाएंगे। एक बार इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वगैरह आप पढ़ लेना। ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड, रेजिन, ये तीनों आपको 4th सेम की कॉग्नोसी की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। 4th सेम की कॉग्नोसी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर लेना। ग्लाइकोसाइड के टेस्ट, डेफिनेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो, क्लासिफिकेशन किसी का याद मत करना। जैसे ग्लाइकोसाइड है, एल्कलॉइड है, रेजिन है, इनका क्लासिफिकेशन भी दे रखा वहां पर, वो आपके काम का नहीं है। आपको क्या क्या याद रखना है? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, यूजेस, प्रॉपर्टी एंड डेफिनेशन, ठीक है। अब बात करें कि टर्पिनोइड, तो टर्पिनोइड तो था नहीं, तो टर्पिनोइड को मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। टर्पिनोइड की प्रॉपर्टी वगैरह, टेस्ट वगैरह सब मैं आपको बता दूंगा। तो समझ में आ गया आपको किस तरह से पेपर को हैंडल करना है। अगर आपको पूछ लिया कुकरमिन, तो आपको पता होना चाहिए रेजिन की फिजिकल प्रॉपर्टी, रेजिन के डेफिनेशन, रेजिन के यूजेस और रेजिन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, वो सारे आप कुकरमिन में लिख सकते हो। क्यूकरमिन का मतलब होता है हल्दी, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिलेबस को कवर करना है। तो अभी तक हमने देखा आइसोलेशन तो सबका अलग है, बाकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हम ओवरऑल लिख सकते हैं, जैसे कैफीन में हम एल्कलॉइड के टेस्ट लिख सकते हैं। अब बात करें एनालिसिस की। देखो, एनालिसिस में क्या करना है, जो हमने 5th यूनिट में पढ़ा था, हमने 5th यूनिट में पढ़ी थी ना, एक तो मोबाइल फेज होता है, एक स्टेशनरी फेज होता है, वो सब आपको करना है एनालिसिस में। प्लेट रखकर एक मोबाइल फेज और एक स्टेशनरी फेज बताना है। तो जिसने 5th यूनिट नहीं देखी, वो डायरेक्ट यूनिट 3 देख रहा है, तो उसको मैं बता दूं कि स्टेशनरी फेज होता है सिलिका जेल का, और मोबाइल फेज भी होता है। अभी जब हम लेक्चर में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।
तो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी का पता करते हैं। तो ये एनालिसिस लगभग सभी की सेम है, मेंथोल, सिट्रल, आर्टिमिसिन, ग्लिसोथेनिक, रूटीन, एट्रोपिन, क्विनिन, रेजरपिन, कैफीन, पोडाफाइलोटॉक्सिन, क्यूकरमिन, सभी की एनालिसिस भी सेम है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी लगभग सभी के सेम है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको पूछे रूटीन का, तो रूटीन में आप ग्लाइकोसाइड का टेस्ट लिख दो, कैफीन का पूछे तो एल्केलॉइड का लिख दो, क्यूकरमिन का पूछे तो रेजिन का लिख दो। और ये सब आपको कहाँ से याद होंगे, मैंने 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर चेक करो, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, टेस्ट आपको याद हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टर्पिनोइड्स, टर्पिनोइड की डेफिनेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, यूजेस। उसके बाद हम देखेंगे कि हम मेंथोल को कैसे आइसोलेट करें, सिट्रल को कैसे आइसोलेट करें, आर्टिमिसिन को कैसे आइसोलेट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3, 5th सेमेस्टर, फार्माकोग्नोसी। और मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया कि आपको किस तरह से कैसे कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो देखो आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स दे रखे हैं। सबसे पहला टर्म आपको दे रखा है फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट। तो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, ये मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब केमिकल, फाइटो का मतलब प्लांट। तो प्लांट से मिल रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, नेचुरल तरीके से मिल रहा है, तो अकर्स नेचुरली। ठीक है, तो प्लांट से मिलता है जो कि मेडिसिनली एक्टिव होता है, और ये हमें निकालना पड़ता है एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस से। एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस मैंने आपको यूनिट नंबर 5th में बताई है। तो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, फाइटो का मतलब प्लांट, और प्लांट से मिल रहा है तो हम कह सकते हैं नेचुरली हमें मिल रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब केमिकल, और ये जो केमिकल होते हैं ये थेरेपेटिक एक्टिव होते हैं, मतलब ये मेडिसिनली एक्टिव होते हैं। और ये निकलेंगे किससे, एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस से। जादू से तो निकलेंगे नहीं, जिस प्रोसेस से निकलेंगे उस प्रोसेस का नाम है एक्सट्रैक्शन। अब देखो, जैसे कि मान लीजिए आपका ये ड्रग है, तो जब हम सॉल्वेंट का यूज करते हैं तो सॉल्वेंट क्या करता है, ड्रग को पेनिट्रेट करता है, ड्रग के अंदर आ जाता है। सपोज ये जो सर्कल मैंने बनाया ये ड्रग है, ठीक है। इस ड्रग के अंदर सॉल्वेंट आता है, कौन आता है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ड्रग के अंदर आता है, ड्रग को डिसॉल्व करता है और उसको बाहर लेके जाता है। तो देखो, सॉल्वेंट आया ड्रग के अंदर, ड्रग को डिसॉल्व किया और उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर निकाला। इस तरह की एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। तो हमने देखा फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है जो नेचुरल हमें मिले, मेडिसिनली एक्टिव कंपाउंड, और कैसे मिलता है, एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस से। और हमने देखा एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो ड्रग के अंदर जाता है, उसको डिसॉल्व करता है और उसको बाहर निकाल के ले आता है। अब आइसोलेशन का मतलब आपको पता है कि आपको एक सिंगल ड्रग को आइसोलेट करना है। देखो, अगर आप प्लांट में देखोगे तो कई तरह की ड्रग है, कई तरह की। तो उस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट में से, कई तरह की ड्रग है तो हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर है कई तरह का। तो उस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट में से हमें एक सेपरेट करना होता है, डिजायर्ड वन, जो भी हमें चाहिए। जैसे हमें रूटीन चाहिए, हमें फ्लेवेनोइड चाहिए, ग्लाइकोसाइड चाहिए, एल्केलॉइड चाहिए, कैफीन चाहिए, हमें ग्लिसरॉनिक एसिड चाहिए। तो वो डिजायर्ड वन जो ड्रग हमें चाहिए उसे आइसोलेट करना है हमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस है यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने ड्रग को आइसोलेट किया तो आप चेक तो करो कि क्या ये वही ड्रग है जो मैंने आइसोलेट की है। उसके बाद एनालिसिस, जहां पर आप क्वालिटी और क्वांटिटी का पता करोगे। नाउ टर्पिनोइड्स को हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने ओवरऑल लिख दिया है कि टर्पिनोइड एक हाइड्रोकार्बन है जो कि अवेलेबल होता है वोलेटाइल ऑयल में, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो आपको क्या लिखना है, टर्पिनोइड इज अ हाइड्रोकार्बन अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ वोलेटाइल ऑयल, इजीली ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो इजीली ऑक्सीडाइज कर देता है हमारे टर्पिनोइड्स को। टर्पिनोइड जो होते हैं कलरलेस होते हैं, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, और मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको यहीं पर लिख दी कि जो टर्पिनोइड्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, अवेलेबल इन वोलेटाइल ऑयल, इजीली ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइज कौन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इजीली ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज कलरलेस, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है, नॉट सोल्यूबल इन वाटर, एंड मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव। ये ज्यादातर कैसे होता है, टर्पिनोइड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर आपको टर्पिनोइड्स याद है तो अगर आपसे पूछ ले कि आर्टिमिसिन के बारे में बताओ, तो आपको बोलना है आर्टिमिसिन जो है हाइड्रोकार्बन है, मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव ही होते हैं, ठीक है। आर्टिमिसिन जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं होते और ये इजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब ये सब आपको कहां से पता लगा आर्टिमिसिन के बारे में, क्योंकि आपने पहले से ही पढ़ लिया कि आर्टिमिसिन टर्पिनोइड के अंडर में आता है, और टर्पिनोइड की जो प्रॉपर्टी है वही आर्टिमिसिन की है। तो सिलेबस आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आर्टिमिसिन किसके अंदर आता है, टर्पिनोइड के। और ये आपको कब पता है, जब आपको सिलेबस याद है, ठीक है। तो आपको सिलेबस याद होना चाहिए। तो अभी हमने देखा टर्पिनोइड्स के बारे में।
तो टर्पिनोइड्स के बारे में देखा तो वो सभी में आप लिख सकते हो, मेंथोल में, सिट्रल में, आर्टिमिसिन में। तो देखो यहाँ पर आपको दे रखा है टर्पिनोइड जो कि कलरलेस होता है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, अवेलेबल इन वोलेटाइल ऑयल, इजीली ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और साथ ही साथ जो टर्पिनोइड्स होता है उसे हम कहते हैं आइसोप्रिनोइड्स। टर्पिनोइड्स इज ऑल्सो नोन एज आइसोप्रिनोइड्स, क्योंकि यहाँ पर एक आइसोप्रिन यूनिट होती है। अगर आपने यूनिट नंबर 1 पढ़ी होगी तो वहां पर आपने पढ़ा होगा एसिटेट पाथवे, और एसिटेट पाथवे में यह आइसोप्रिन यूनिट का फॉर्मेशन होता है इस तरह से, जो आपको यहाँ पर बना रखी है ना, तो इसी तरह से वहां पर आइसोप्रिन यूनिट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये है आपकी आइसोप्रिन यूनिट, और ये आइसोप्रिन यूनिट आपको मिलती है टर्पिनोइड में। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज आइसोप्रिनोइड्स। टर्पिनोइड इज आल्सो नोन एज आइसोप्रिनोइड्स। व्हाई? बिकॉज वहां पर आइसोप्रिन यूनिट फाउंड होती है। अब हम बात करते हैं टर्पिनोइड्स के यूजेस की। तो टर्पिनोइड जो होते हैं एनाल्जेसिक होते हैं, मतलब पेन किलर, साथ ही साथ कार्बोनेटिव होते हैं, पेट में जो गैस बनती है उसको सही करते हैं, एंटी एल्मेंथिक होते हैं, एंटीसेप्टिक होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, एज ए इंसेक्टिसाइड की तरह भी हम इसे काम लेते हैं। आइसोप्रिनोइड्स या फिर आप बोल सकते हो टर्पिनोइड्स। टर्पिनोइड जो है सोप इंडस्ट्रीज, परफ्यूम वगैरह, कॉस्मेटिक्स वगैरह में भी यूज होता है। तो जो टर्पिनोइड है वो सोप, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, एंटीसेप्टिक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, एंटी एल्मेंथिक, एनाल्जेसिक एंड कार्मिनेटिव, और ये सारे यूजेस आप इन ड्रग्स में भी लिख सकते हो। अगर आपको पूछा आर्टिमिसिन के बारे में बताइए तो ये एंटीसेप्टिक है, इंसेक्टिसाइड है, कार्मिनेटिव है, और फूड में, कॉस्मेटिक में, सोप में, इन सब में भी काम आता है। आपको कैसे पता? क्योंकि आपको ओवरऑल इसको पता है, ओवरऑल आपको टर्पिनोइड्स पता है, तो जो भी टर्पिनोइड्स के अंडर में ड्रग आएंगी उनके यूजेस भी सेम होंगे। तो आपको अलग अलग यूज से याद करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है आर्टिमिसिन जो है, सिट्रल जो है, मेंथल जो है, ये सब टर्पिनोइड्स के अंडर में आते हैं। और टर्पिनोइड जो है हाइड्रोकार्बन है, मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, कलरलेस होते हैं। साथ ही साथ इनकी अगर मैं यूजेस देखूँ तो कार्बोनेटिव होते हैं, एंटीसेप्टिक होते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं। तो ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहली ड्रग दे रखी है मेंथोल। तो मेंथोल आपको मिलता है मेंथा पिपरिटा से। बायोलॉजिकल सोर्स से आपको यहाँ पर मतलब नहीं होना चाहिए, पर फिर भी आप सुन लो, कभी 2 मार्क्स में पूछ लेता है एग्जामिनर कि मेंथोल का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो बायोलॉजिकल सोर्स है मेंथा पिपरिटा। तो मतलब हमें मेंथा पिपरिटा में से, सपोज ये कोई पौधा है मेंथा पिपरिटा, तो इस मेंथा पिपरिटा में से हमें मेंथोल को निकालना है। क्योंकि हमें करना क्या है, सबसे पहले तो आइसोलेशन ही करना है। तो जो मेंथा पिपरिटा है उस मेंथा पिपरिटा में से हमें क्या निकालना है, मेंथोल को निकालना है। इसकी फैमिली होती है मेंथोल की लेबेटी, ऐसे प्यार से बोलो लेबेटी। ठीक है, लेबिएटी होती है बट हम ऐसे याद रखेंगे लेबेटी, प्यार से बोलो। तो देखो हमें इसको आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के लिए हमें चाहिए हाइड्रो डिस्टिलेशन या स्टीम डिस्टिलेशन। 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि आप आइसोलेट किसके थ्रू कर सकते हो, तो हाइड्रो डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन। तो मेंथोल के बारे में हमने देखा, मेंथोल जो है एक मोनोटर्पिन अल्कोहल है जिसका बायोलॉजिकल सोर्स है मेंथा पिपरिटा, इसकी फैमिली है लेबिएटी। इसको हम निकालेंगे हाइड्रो डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन से। देखो अभी मैं स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे जो ड्रग आएगी वो मैं डायरेक्ट आपको बता सकता हूँ अगर मैं आपको एक ड्रग अच्छे से समझा दूँ। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसका आइसोलेशन, क्योंकि आइसोलेशन तो हमें हर किसी का देखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं सभी का आइसोलेशन जो है अलग अलग है, तो आइसोलेशन तो हमें सभी का देखना है। इसे बंद ही कर देते, बार बार ओपन हो रहा है। ठीक है, तो आइसोलेशन देखने के लिए हमें पता है कि आइसोलेट किससे होगा, हाइड्रो डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन से होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, आपने लेना है आपका मेंथा पिपरिटा जो कि बायोलॉजिकल सोर्स है हमारा। ठीक है, उसे ले लिया हमने। तो सबसे पहले यहाँ से पढ़ते चलो, देखो क्या लिखा है। मिक्स्ड, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अलाउ ए फ्रेश एयर ड्राइड मेंथा प्लांट टू स्टीम डिस्टिलेशन। सबसे पहले मेंथा प्लांट लो और मेंथा प्लांट को सुखा दो। ठीक है, अगर आपने मेंथा प्लांट लिया है तो उसको ड्राई करो, एयर ड्राई, हवा से उसको सुखा दो। ठीक है, फिर उसको आपको करना है स्टीम डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन आपने सुना होगा, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा भी होगा। डिस्टिलेशन में जैसे आपने ऑयल और अल्कोहल को सेपरेट किया था, वाटर और अल्कोहल को सेपरेट किया था, कई तरह के डिस्टिलेशन आपने पढ़े थे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, नॉर्मल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्लास्क डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर आपको एक सिंपल डिस्टिलेशन करना है। तो देखो जैसे ही आप हीट अप करोगे तो वो जो मेंथा पिपरिटा है वहां से वोलेटाइल ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट होगा। मेंथा पिपरिटा में से क्या रिलीज होगा, वोलेटाइल ऑयल रिलीज होगा और साथ में वाटर रिलीज होगा।
ठीक है। यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको हीट करी तो ये जो मेंथा पिपरिटा है इसमें से वोलेटाइल ऑयल रिलीज हुआ और वाटर के भी वेपर बने, और वेपर बनने के बाद आगे मैंने लगा रखा है कंडेंसर। और कंडेंसर का क्या काम होता है? कंडेंसर का काम होता है कूल करने का। तो ये कंडेंसर इन वेपर्स को कूल कर कर लिक्विड बना देगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, मेंथा पिपरिटा लिया, मेंथा पिपरिटा को हमने वाटर बाथ पे रख दिया, और जैसे ही हमने मेंथा पिपरिटा को वाटर बाथ पे रखा, वहां पे गर्म होने के बाद निकली भाप, और जो भाप निकली उसमें है वाटर और वोलेटाइल ऑयल, और ये जो वाटर और वोलेटाइल ऑयल के वेपर्स बनी है, भाप बनी है, ये जाएगी कंडेंसर में, और कंडेंसर में क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, और कूल होने के बाद ये वापस लिक्विड बना लेगी जिसमें ऑयल और वाटर होता है। एक तो वोलेटाइल ऑयल है हमारा, एक वाटर है। अब वोलेटाइल ऑयल को हम कैसे सेपरेट करें? वोलेटाइल ऑयल को हम सेपरेट कर सकते हैं आगे फर्दर। देखो, उसे हमने क्या करना है, सेपरेट करना है सेपरेटर के थ्रू, फिर उसको कूल करके उसके क्रिस्टल बनाने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको एक बार और। सबसे पहले हमने लिया मेंथा पिपरिटा, और मेंथा पिपरिटा को हमने एयर ड्राई किया। ठीक है, मेंथा पिपरिटा क्यों लिया है? क्योंकि ये बायोलॉजिकल सोर्स है, इसी से हमको मेंथोल मिलेगा। तो मेंथा पिपरिटा लेके उसको हमने एयर ड्राई किया, हवा में सुखाया, उसके बाद उसका स्टीम डिस्टिलेशन कराया, और जैसे ही हमने डिस्टिलेशन कराया तो वहां पर वाटर के वेपर बने और साथ में वोलेटाइल ऑयल के वेपर बने। एक वो वेपर तो बने वोलेटाइल ऑयल के, एक वेपर बने वाटर के। वाटर की भी भाप बनी, वोलेटाइल ऑयल की भी भाप बनी। तो आगे हमने लगा दिया कंडेंसर, और कंडेंसर में क्या हुआ, ये सब जो भाप बनी थी ये कूल होकर लिक्विड बना लिया। अब यहाँ पर ऑयल और वाटर की तो बनती नहीं है, एक तो वोलेटाइल ऑयल है, एक वाटर है, तो लिक्विड बनने के बाद दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ऑयल ऊपर और वाटर नीचे, या फिर मतलब ऐसे सेपरेट हो जाएंगे अपने आप। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के लिए सेपरेटर का यूज लेना पड़ेगा, और जैसे ही हमारा ऑयल सेपरेट हो जाएगा उसे हमें कूल करना है, उसके क्रिस्टल बनाने हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले मेंथा पिपरिटा लो, उसको एयर ड्राइड करो, फिर उसका स्टीम डिस्टिलेशन कराओ। स्टीम डिस्टिलेशन कराने के बाद आपको वेपर्स बनेगी, एक तो वोलेटाइल ऑयल की, एक वाटर की, और बनने के बाद उसको कंडेंसर से पास करा के लिक्विड बन जाएगा। अब आप जानते हैं ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते, तो वहां पर हमें उसको सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ सेपरेटर, और जैसे ही आपका ऑयल सेपरेट हो जाएगा उसको कूल करो, उसको क्रिस्टल बनाओ। ठीक है, और सेपरेट आउट कर लो। तो इस तरह से आइसोलेशन करना है, काफी सिंपल है। एक बार और बोल देता हूँ, मेंथा पिपरिटा लिया, स्टीम डिस्टिलेशन कराया, स्टीम डिस्टिलेशन से पहले हमने एयर ड्राइड किया था मेंथा पिपरिटा को, फिर स्टीम डिस्टिलेशन, वोलेटाइल और वाटर के वेपर बने, वहां पर हमने कंडेंसर लगाया, कंडेंसर से दोनों लिक्विड वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, वोलेटाइल ऑयल का लिक्विड बना, वाटर का लिक्विड बना। वोलेटाइल ऑयल और वाटर दोनों मिसिबल नहीं होते, इमिसिबल होते हैं, तो वहां पर वोलेटाइल ऑयल को सेपरेट करने के लिए हमने सेपरेटर का मदद ली, और सेपरेटर की मदद से जैसे हमने वोलेटाइल ऑयल को सेपरेट किया, उसे कूल किया, उसके क्रिस्टल बनाए और सेपरेट आउट कर लिया। अब ये तो हुई बात हमारी किसकी, हमने आइसोलेशन कर लिया। अभी देखो एनालिसिस आपको दे रखा है सीधा आइसोलेशन के बाद। आप बोलोगे सर आइसोलेशन के बाद तो आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा ना, तो आइडेंटिफिकेशन भी है, देख लो, चाहो तो पहले वो देख लो आइडेंटिफिकेशन। देखो, सबसे पहले आपने क्या लेना है, जो भी आपने ड्रग निकाली है, अब उसे हम क्या कहेंगे, सैंपल कहेंगे, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि वो ड्रग एक्चुअल में वो है या नहीं, तो अभी तो हम उसे सैंपल कहेंगे ना, अभी तो हमें उसे चेक करना है। तो सबसे पहले आपने सैंपल लिया, उसको डाला 5 ml नाइट्रिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड का मतलब होता है HNO3, तो 5 ml नाइट्रिक एसिड में डाला और उसको वाटर बाथ पे रख दिया। थोड़ी देर बाद अगर उसमें ब्लू कलर आता है तो फिर आपको और हीट करना है, और कुछ देर बाद उसमें येलो कलर आ जाएगा, और अगर आपका येलो कलर आता है तो इसका मतलब है कि मेंथोल है, और अगर आपका येलो कलर नहीं आता इसका मतलब मेंथोल नहीं है। तो सबसे पहले आपने आपका सैंपल लेना है, जो भी आपने एक्सट्रैक्ट किया उसको आपको डालना है 5 ml नाइट्रिक एसिड में, उसके बाद उसको रखना है आपको वाटर बाथ पे। थोड़ी देर बाद ब्लू कलर आएगा, और थोड़ी देर रखोगे तो येलो कलर आएगा। तो सबसे पहले सैंपल लिया, नाइट्रिक एसिड में डाला, HNO3 में, एस से सैंपल, सैंपल लिया, नाइट्रिक एसिड में डाला, वाटर बाथ पे रखा, थोड़ी देर बाद ब्लू कलर आया, और थोड़ा रुकोगे तो येलो कलर आएगा, और येलो कलर आते ही मतलब आपका मेंथोल प्रेजेंट था। क्लियर है आपको? तो इस तरह से आपको चेक करना होता है। ये आपका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया। यूजर्स की बात करें तो यूजर्स सारे आपको वही लिखने हैं जो टर्पिनोड्स के आपने लिखे थे। अब एनालिसिस की बात करें, जैसा कि मैंने आपको कहा था एनालिसिस में आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करनी होती है, तो हमें यहाँ पर लेना है TLC मेथड, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी मेथड। यूनिट नंबर 5 में आपको क्रोमेटोग्राफी काफी डिटेल में दे रखी है, और मैंने काफी डिटेल में पढ़ा भी रखी है, तो क्रोमेटोग्राफी आप चेक कर लेना। आपको यहाँ पर करना है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्या करना है आपको यहाँ पर, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो TLC का मतलब होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पर कैसे आपको करना है वो समझो, एक बार समझो, बाकी सब में सेम है। सबसे पहले आपको लेना है सैंपल,
जो भी आपका सैंपल, जो भी आपने ड्रग को आइसोलेट किया, सबसे पहले आपको उसको लेना है। तो 1 mg मेंथोल, हम मेंथोल के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो 1 mg मेंथोल, क्योंकि इसी को हमने आइसोलेट किया था मेंथा पिपरिटा से। तो 1 mg मेंथोल लेना है, साथ में इसको डिसॉल्व करना है 1 ml ऑफ मेथेनॉल में। 1 mg मेंथोल को लेके कहाँ पे डिसॉल्व करना है? 1 ml मेथेनॉल में। उसके बाद यहाँ पर आपको लेना है स्टैंडर्ड सैंपल। स्टैंडर्ड सैंपल किसका लोगे? मेंथोल का ही लोगे। देखो सब कुछ मेंथोल का है। तो देखो यहाँ पर सैंपल प्रिपरेशन में कंफ्यूज मत होना, आपको मेंथोल का सैंपल लेना है क्योंकि आपने मेंथोल को निकाला, बट आपको उसको डिसॉल्व करना है। ये जो मेंथोल आपने निकाला ना, इसको आपको डिसॉल्व करना है 1 ml मेथेनॉल में। ये 1 ml मेथेनॉल है, मेथेनॉल का मतलब C2H5OH। इस 1 ml मेथेनॉल में आपको अपना मेंथोल डालना है। और साथ ही साथ स्टैंडर्ड सैंपल किसका होगा? मेंथोल का ही होगा, जो डालना है उसी का स्टैंडर्ड सैंपल होगा ना। ठीक है। अब जिसने यूनिट नंबर 5th पढ़ी है उसको तो आइडिया है स्टेशनरी फेज क्या होता है, मोबाइल फेज क्या होता है, और जिसने नहीं पढ़ी उसको मैं याद करवा दूंगा। देखो स्टेशनरी फेज आपको हर किसी में लेना है सिलिका जेल जी, और मोबाइल फेज भी आप लिख सकते हो क्लोरोफॉर्म का। ठीक है, प्योर क्लोरोफॉर्म। सब में थोड़ा थोड़ा अलग है, बाकी स्टेशनरी फेज तो सेम है, बस मोबाइल फेज का थोड़ा चेंज है। तो जिसको याद रखना है वो रख सकता है, मैं बता दूंगा आगे। बाकी अभी आपको इतना याद रखना है कि आपका सैंपल क्या है, मेंथोल निकाल रहे थे। स्टैंडर्ड किससे कंपेयर करेंगे? मेंथोल से ही करेंगे। डिसॉल्व किस में करना है? 1 ml मैथेनॉल में करना है। यहाँ पर स्टेशनरी फेज क्या है? एस से स्टेशनरी, एस से सिलिका, और जी से गुप्ता, जो मेरे सरनेम में लगता है शुभम गुप्ता, तो SG। तो यहाँ पर सिलिका जी। ठीक है, तो सिलिका जेल जी, पार्ले को भी जी कहते हैं, तो वैसे ही सिलिका जेल जी। मोबाइल फेज है यहाँ पर प्योर क्लोरोफॉर्म। और डिटेक्टिंग एजेंट, डिटेक्टिंग एजेंट क्या है? जो डिटेक्ट करेगा, तो डिटेक्टिंग एजेंट है यहाँ पर 1% वैनिलीन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है H2SO4, तो आप इसे याद रख लो, 1% वैनिलीन H2SO4। ठीक है, मतलब 1% वैनिलीन सल्फ्यूरिक एसिड। सारी चीजें तैयार हो गई। अब हमें एक फाइनल बात पता करनी है, जो कि है RF वैल्यू। देखो होता क्या है RF वैल्यू, वो समझ लो। जैसे मान लीजिए ये आपकी प्लेट है, ठीक है, ये आपकी सिलिका की, लाइक एक नॉर्मल प्लेट है जिसपे आपको सिलिका की लेयर चढ़ानी है इस तरह से। ये आपकी प्लेट थी जिसपे आपने क्या चढ़ा दिया? सिलिका की लेयर चढ़ा दी। तो स्टेशनरी फेज का मतलब क्या होता है? एक जगह रुकने वाला फेज। और स्टेशनरी फेज क्या है? सिलिका जेल जी। तो ये प्लेट थी, इस प्लेट पे हमने क्या चढ़ा दिया? सिलिका जेल जी, जो कि एक स्टेशनरी फेज है। अब एक जगह स्टेशनरी रह चुका है ये। तो ध्यान रखना, जो भी आप प्लेट लेते हो उस प्लेट के ऊपर आपको आपका स्टेशनरी फेज को चढ़ाना होता है। ठीक है, जैसे सिलिका जेल जी, तो स्टेशनरी फेज को हमने अप्लाई कर दिया, कहां पर? प्लेट पर अप्लाई कर दिया। और मोबाइल फेज क्या होता है? अब ये जो प्लेट है जिस पर हमने स्टेशनरी फेज अप्लाई किया, इस प्लेट को हम रखेंगे एक कंटेनर में। ठीक है, और उस कंटेनर में हम भर देंगे मोबाइल फेज। ये जो ग्रीन कलर से मैं बता रहा हूं, ये मोबाइल फेज है। तो मोबाइल फेज होता है कंटेनर में, और प्लेट के ऊपर होता है स्टेशनरी फेज। जिसने यूनिट 5th नहीं पढ़ी वो डायरेक्ट सुन लो कि प्लेट के ऊपर होता है स्टेशनरी फेज और कंटेनर में होता है मोबाइल फेज। दिख रहा है आपको डायग्राम में? अब मोबाइल फेज का मतलब क्या होता है? ये जो लिक्विड है ना, इस प्लेट के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल का मतलब मूवमेंट करने वाला। और ये जो मूवमेंट करने वाला प्योर क्लोरोफॉर्म है ना, ये प्योर क्लोरोफॉर्म जो है आपके स्टेशनरी प्लेट के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब वो कितना ट्रेवल किया, वो वैल्यू है RF वैल्यू। कितना सॉल्यूट ने ट्रेवल किया, कितना सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया, जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस होती है ना, वो RF वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपको लेना है एक स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज का मतलब होता है एक प्लेट जिसके ऊपर आपने लेयर चढ़ा दी। एक लेना है आपको मोबाइल फेज, जो कि आपको एक कंटेनर में लेना है, मोबाइल फेज लिक्विड। अब ये लिक्विड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आपको पता लगेगा RF वैल्यू से। और यहाँ पर डिटेक्टिंग एजेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि यही हमें बताएगा। और डिटेक्टिंग एजेंट है 1% वेलिनिन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कैसे क्या करना है वो देखिए। सारी चीजें समझ में आ गई। सबसे पहले सैंपल प्रिपरेशन, स्टैंडर्ड, स्टेशनरी, मोबाइल फेज, डिटेक्टिंग एजेंट और RF वैल्यू। अब यहाँ पर प्रोसीजर देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? अप्लाई द स्पोर्ट ऑफ टेस्ट एंड स्टैंडर्ड सैंपल ऑन सिलिका जेल जी प्लेट। आपके पास जो सिलिका की प्लेट है जिसपे आपने सिलिका की लेयर चढ़ा दी, स्टेशनरी लेयर, वहां पर आपको एक तो टेस्ट वाला अप्लाई करना है और एक आपका स्टैंडर्ड। देखिए ये आपकी सिलिका की प्लेट है, ठीक है, ये नॉर्मल प्लेट है, इस पे आपने सिलिका की लेयर चढ़ा दी। अब आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ये लाइन में ड्रॉ कर दी, ग्रीन कलर से ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन के ऊपर आपको क्या करना है? दोनों सैंपल डालने हैं। एक तो आपका स्टैंडर्ड सैंपल जो कि IP से रजिस्टर्ड है स्टैंडर्ड की, हाँ ये एकदम प्योर सैंपल है, वो वाला जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए ब्लू कलर से डाल दिया, वो वाला सैंपल जो कि स्टैंडर्ड है। एक लाइन ड्रॉ करके मैंने यहाँ पे क्या डाला? स्टैंडर्ड सैंपल डाला।
और इसी लाइन में मैंने अपना सैंपल जो कि निकाला है, जो कि आइसोलेट किया है, वो वाला सैंपल जो मेंथोल का है वो भी मैंने इसी लाइन में यहाँ पर डाल दिया और उसको मैंने बोल दिया टेस्ट सैंपल, जो कि मैंने निकाला है और जिसकी क्वालिटी मेरे को पता करनी है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद उस प्लेट में देखो, सबसे पहले तो प्लेट लो, सिलिका की लेयर चढ़ाओ, फिर लाइन ड्रॉ करो। लाइन ड्रॉ करके वहां पर एक स्टैंडर्ड फेस और एक टेस्ट सॉल्यूशन दोनों डाल दो। दोनों मेंथोल के होंगे क्योंकि मेंथा पिपरिटा से हमने मेंथोल ही निकाला है। अब यहाँ पर एक डिटेक्टिंग एजेंट डालो। डिटेक्टिंग एजेंट क्यों डालना है? क्योंकि ये डिटेक्ट करेगा। तो देखो, नाउ स्प्रे द ड्राइड प्लेट विद डिटेक्टिंग एजेंट। अब ये जो प्लेट है ना, जिसके ऊपर सिलिका की लेयर चढ़ा दी और सुखा दी, उस पर आपको डिटेक्टिंग एजेंट डालना है। और डिटेक्टिंग एजेंट कैसे डालोगे? उसको गर्म करके डालोगे, 10 मिनट में डालोगे आराम से। 10 मिनट तक उसको 110 डिग्री पे गर्म करो। ये जो प्लेट है इसको 10 मिनट तक 110 डिग्री पे गर्म करके आपको क्या डालना है? आपको अपना डिटेक्टिंग एजेंट जो है स्प्रे करना है। क्लियर हो गया आपको? तो फाइनली हमें चेक करना है कि कौन कितना ट्रेवल किया और वो RF वैल्यूज हम चेक करके फाइनल रिजल्ट बता देंगे। बस इतना सा है। तो ये जो मैंने आपको 15-20 मिनट में समझाया है, ये आपको हर में काम आएगा। आप फटाफट फटाफट आपकी सारी ड्रग्स होने वाली है। देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है? सैंपल प्रिपरेशन करना है, स्टैंडर्ड लेना है। स्टेशनरी फेज आपको क्लियर हो गया कि एक प्लेट लेके उस पर सिलिका की लेयर चढ़ा देनी है। उसके बाद उस प्लेट को सुखा देना है, फिर आपको मोबाइल फेज में उसको रख देना है और यहाँ से वो ट्रेवल होता है। अब आपने जो प्लेट ली है, जो सुखाई है, उसके ऊपर एक लाइन करके उस लाइन पे आपको एक तो टेस्ट वाला डालना है, एक स्टैंडर्ड वाला डालना है। फिर आपको RF वैल्यू देखनी है कि किसने कितना ट्रेवल किया। और डिटेक्टिंग एजेंट यहाँ पर आपको यूज लेना है 1% वेनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि बताएगा, डिटेक्ट करेगा। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इसके हो ही गए। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका सेट्रल। सेट्रल के डायग्राम अगर आपको करने हैं तो ठीक है, नहीं करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैंने बता दिए। सेट्रल का बायोलॉजिकल सोर्स होता है सी मार्टिनी और इसकी फैमिली होती है ग्रेमिनी। हमने पहले देखा था उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या था, जो हमने यहाँ पर देखा था मेंथोल, इसका बायोलॉजिकल सोर्स था मेंथा पिपरिटा और इसकी फैमिली थी लेबिएटी। और यहाँ पर जो सेट्रल है इसका बायोलॉजिकल सोर्स है हमारा सी मार्टिनी, इसकी फैमिली है ग्रेमिनी। ठीक है, अब इसका आइसोलेशन क्या करना है? सबसे पहले आपको प्लांट मटेरियल लेना है। जैसे मान लीजिए आपने सी मार्टिनी ले लिया, सी मार्टिनी का आपको कराना है हाइड्रोडिस्टिलेशन। हाइड्रोडिस्टिलेशन कराने के बाद आपके पास बनेगा लेमन ग्रास ऑयल। इस लेमन ग्रास ऑयल का आपको कराना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब आप कराओगे तो आपको मिलेगा एक प्यूरिफाइड ऑयल। तो सबसे पहले हमने क्या करा? सी मार्टिनी लिया, जिससे हमें आइसोलेट करना है, उसका हमने कराया हाइड्रोडिस्टिलेशन। तो सी मार्टिनी का हाइड्रोडिस्टिलेशन कराने पर हमें मिला लेमन ग्रास ऑयल। इस लेमन ग्रास ऑयल का हमने कराया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो हमें मिला प्यूरिफाइड ऑयल। और ये जो प्यूरिफाइड ऑयल हमें मिला, इसमें हमें सोडियम सल्फाइड ऐड करना है। क्या ऐड करना है? सोडियम सल्फाइड। और जैसे ही हम सोडियम सल्फाइड ऐड करेंगे प्यूरिफाइड ऑयल में, वहां पर बनेंगे सल्फाइड सोल्ट के क्रिस्टल। ठीक है, और जैसे ही सल्फाइड सोल्ट के क्रिस्टल बने, आपको उसको फिल्टर करना है और वॉश करना है। और वॉश आप किससे करेंगे? ईथर से या क्लोरोफॉर्म से। फिर लास्ट में आपको सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट कराकर दो तरह के आपको सेट्रल मिल जाएंगे, एक सेट्रल ए और एक सेट्रल बी। तो देखो, इन सब चीज़ों का आप जितना रिवीजन करेंगे, जितना टू वे कम्युनिकेशन करेंगे, दोस्तों के साथ रिवाइज करेंगे, उतना ही आपको याद होगा। आप दोस्त को बोलना कि सबसे पहले हमें सी मार्टिनी लेनी है, उसका हाइड्रोडिस्टिलेशन करा के लेमन ग्रास ऑयल मिलेगा, उसका हमें कराना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दोस्त बोलेगा अच्छा पहले हाइड्रोडिस्टिलेशन फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आप बोलना हाँ। और अभी और सुन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराने के बाद हमें मिलेगा प्यूरिफाइड ऑयल। उस प्यूरिफाइड ऑयल में हमें डालना है सोडियम सल्फाइड। और जैसे हम सोडियम सल्फाइड ऐड करेंगे प्यूरिफाइड ऑयल में, तो वहां पर हमें मिलेंगे सल्फाइड सॉल्ट के क्रिस्टल। फिर उसको फिल्टर कर, फिर उसको वॉश कर। और वॉश किससे करेगा? ईथर या क्लोरोफॉर्म से कर। और लास्ट में आपको किससे ट्रीट कराना है? सोडियम कार्बोनेट से। और जब आप ये ट्रीटमेंट करा देंगे तो आपको मिल जाएगा सेट्रल ए और सेट्रल बी। हो सकता है आपका दोस्त बेहोश हो जाए अगर वो कॉमर्स आर्ट्स का हो, पर उसे बेहोश मत करना। हाँ, उसे सिर्फ बोलना कि ये एक आइसोलेशन प्रोसेस है, छोटी सी आइसोलेशन प्रोसेस है सेट्रल की। अभी देखो, यहाँ पर आपको दे रखी है एनालिसिस। तो एनालिसिस में सेम है, सैंपल लेना है। सैंपल किसका लेना है? सेट्रल का। स्टैंडर्ड सैंपल भी किसका लेना है? सेट्रल का। स्टेशनरी फेस किसकी लेनी है? सिलिका जेल जी की। मोबाइल फेस किसका लेना है? प्योर क्लोरोफॉर्म का। डिटेक्टिंग एजेंट यहाँ पर चेंज है। अगर आप चाहें तो डिटेक्टिंग एजेंट याद रख लीजिए, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। और अगर आपको याद नहीं रखना तो आप सीधा सा बोल दीजिए कि यहाँ पर हम डिटेक्टिंग एजेंट भी यूज लेते हैं, जो कि डिटेक्ट करता है, जो कि हमारे RF वैल्यू का पता लगाता है। बस इतना सा आप बोल देना, क्योंकि डिटेक्टिंग एजेंट हर किसी में अलग अलग है, हम याद करने तो बैठेंगे नहीं। ठीक है, तो आप इतना बोल दीजिए, जो डिटेक्टिंग एजेंट है वो डिटेक्ट करता है, RF वैल्यू का पता लगाता है, बात खत्म। नेक्स्ट है आपका कलर।
कलर स्पॉट आता है, देखो जो वो लाइन करते हैं ना उसमें कलर स्पॉट्स आते हैं। हम तो सीधा RF वैल्यू पर चलेंगे, बात खत्म। तो इसी तरीके से आपको एनालाइज इसका भी करना है, सभी में इसी तरह से एनालिसिस करना है, इसलिए मैंने एक में टाइम लगा दिया। अब देखो यूजेस आप सारे टर्पिनोड्स के लिख सकते हैं, ठीक है, वही है देखो, कॉस्मेटिक, सॉप, परफ्यूम वगैरह में, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट में भी काम आता है ये। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें तो हमने टर्पिनोड्स के नहीं देखे, तो हमें इन 3 ड्रग के अलग अलग याद रखने पड़ेंगे, बाकी सबके सिमिलर है। जैसे हमने टर्पिनोड्स के नहीं देखे ना, कि टर्पिनोड्स के हमने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं देखे, और अगर हमने टर्पिनोड्स के नहीं देखे तो हम मेंथोल, सिट्रल और आर्टिमिसिन तीनों के अलग अलग हमें याद रखने हैं। जबकि जो ग्लाइकोसाइड्स, एल्केलॉइड और रेजिन है, इन सबके हम देख लेंगे ना तो हर किसी में हम लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ सिट्रल। तो सिट्रल का जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, सबसे पहले आपको उसमें सैंपल लेना है। सैंपल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो आपने ड्रग निकाली है हम उसे सिट्रल नहीं बोल सकते जब जब हम पता नहीं करेंगे, तो हम उसे सैंपल ही बोलेंगे। तो सैंपल आपने ले लिया। सैंपल लेने के बाद आपको क्या करना है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सुडान रेड 3, जो सुडान रेड 3 है उसका एल्कोहलिक सॉल्यूशन लो। अगर वहां पर रेड कलर आता है मतलब सिट्रल है, और अगर वहां पर रेड कलर नहीं आता तो सिट्रल नहीं, आपने कुछ और निकाल लिया, जाके वापस आइसोलेट करो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सैंपल। सैंपल वापस लो, टिंचर एल्केन के साथ उसकी रिएक्शन कराओ। अगर रेड कलर आता है मतलब सिट्रल है, और अगर रेड कलर नहीं आता मतलब सिट्रल नहीं है। तो एक बात नोटिस करिए आपने, देखो सैंपल लिया, सैंपल लिया, रेड कलर आ रहा है, रेड कलर आ रहा है, बस मीडियम चेंज किया। एक बार एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सुडान रेड 3 है, एक बार टिंचर एल्केन है। तो अगर सैंपल लेकर इसमें डाला तो रेड कलर ही आना चाहिए, रेड कलर नहीं आया मतलब सिट्रल नहीं था, रेड कलर आया मतलब सिट्रल था आपके सैंपल में। और ये सैंपल लिया, टिंचर एल्केन लिया, रेड कलर आ रहा है मतलब हमारा सिट्रल था, और अगर रेड कलर नहीं आ रहा मतलब हमारा सिट्रल नहीं था। तो ये हो गया आपका सिट्रल। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिमिसिन। और आर्टिमिसिन जो है यहाँ पर आपको फैमिली वगैरह दे रखी है, आर्टिमिसिनिन वगैरह से मिलता है। बायोलॉजिकल सोर्स आपको दे रखा है आर्टिमिसिया एनुआ। आर्टिमिसिन का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, आर्टिमिसिया एनुआ। देखो ऐसे याद रखो एनुआ को, एनुअल इनकम कितनी है आपकी, तो एनुअल में से एल हटा दो, अभी याद हो जाएगा एनवा। सो दिस इज एनवा। और आर्टिमिसिनिन पढ़ रहे हैं, तो मिसनिन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आर्टिमिसिया भी तो हम कर सकते हैं, आर्टिमिसिया। ये जो एन है ना इसकी जगह ए कर दो बस। तो ये हो गया आर्टिमिसिया एनुआ, ये हो गया इसका बायोलॉजिकल सोर्स। अब देखो इसे हम निकालेंगे कैसे, आइसोलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें आर्टिमिसिया एनुआ की लीफ लेनी है, ठीक है सर, हमने लीफ ले दी आर्टिमिसिया एनुआ की, ले लिया आपने, हाँ जी। उसको एयर या सन ड्राई करो, मतलब हवा में सुखा दो उसको, सूरज की गर्मी में उस लीफ को सुखा दो। सुखाने के बाद उसको तोड़ तोड़ कर उसका पाउडर बना लो, ठीक है सर, समझ गए। सबसे पहले हम यहाँ पर खड़े थे, आपने बोला एक पत्ती लाओ आर्टिमिसिया एनुआ की, हम लेके आ गए, आपने बोला उसको सुखाओ, हमने सुखा दी। अब आप बोल रहे हो उसको तोड़ तोड़ कर उसका पाउडर बना दो, पाउडर बना दिया। पाउडर बनाने के बाद आपको करनी है मैसिरेशन, और ये मैसिरेशन की प्रोसेस वही जानता है जिसने यूनिट नंबर 5 पढ़ी है। बस आप इतना याद रख लीजिए, मैसिरेशन करनी है, ठीक है। तो मैसिरेट किया उसे, और कहां पर रखा उसे, मैग्नेटिक स्टीरर पे रखा। देखो ये जो स्टीरर होता है ना, इस तरह से मैग्नेटिक बॉल होती है जो कि रोटेशन कराती है, इस तरह से ये जो सॉल्यूशन है ना इसको अच्छे से मिक्स करा देती है। तो मैग्नेटिक स्टीरर क्या करती है, जो भी अंदर सॉल्यूशन है उसको बहुत अच्छे से मिक्स करती है, इस तरह से मिक्स कर देती है, इस तरह से काफी अच्छे से मिक्स करती है। तो मैग्नेटिक स्टीरर पे रखा। तो सबसे पहले हमने लीफ ली आर्टिमिसिया एनुआ की, उसको एयर सन ड्राई किया, ड्राई पाउडर बनाया, उसको मैसेरेट कराया, और उसको मैग्नेटिक स्टीरर पे रखा। और यहाँ पर हमने सॉल्यूशन के लिया है, सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिया है मेथेनॉल का, ठीक है। तो सबसे पहले लीफ ली, उसकी एयर ड्राई या फिर सन ड्राई कराया, उसको सुखाया, उसका पाउडर बनाया, उसके पाउडर को हमने डाल दिया मेथेनॉल में, और उसका करा रहे हैं मैग्नेटिक स्टीरर। मैग्नेटिक स्टीरर का मतलब है कि यहाँ पर रोटेशन होगा, इस तरह से मैग्नेटिक स्टीरर होती है, और वो रोटेशन कराती है और इस सॉल्यूशन को मिक्स कराती है। ये जो अंदर है मेथेनॉल, इसको मिक्स कराएगी, और जब तक घुमाएगी, जब तक घुमाएगी, जब तक कि जो मेथेनॉल की लेयर है वो कलरलेस ना हो जाए। तो ये स्टीयरिंग तब तक चलेगी जब तक कि ये जो मेथेनॉल है इसकी लेयर जो है कलरलेस ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लेना है, उसके बाद आपको लेना है रोटा एवेपोरेटर, और वहां पर रखना है टेम्परेचर 40 डिग्री, ठीक है। ये रोटा एवेपोरेटर मान लो, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है 40 डिग्री मान लो। हमने रोटा एवेपोरेटर ले लिया, वहां पर टेम्परेचर 40 डिग्री ले लिया। अभी तक जो हम ये रोटेशन करा रहे थे, ये रोटेशन क्यों करा रहे थे, ताकि ये जो मेथेनॉल की लेयर है ये कलरलेस हो जाए। अब इसको उठाकर हमें इस रोटा एवेपोरेटर पे रख देना है। रोटा एवेपोरेटर है ये नीचे, रोटा एवेपोरेटर जिसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, और ये जो सॉल्यूशन है ऊपर का, ये हमारा ये वाला सॉल्यूशन है, जो कि मेथेनॉल की लेयर कलरलेस हो गई, तो हमने इस सॉल्यूशन को ले लिया। अब हमें यहाँ पर हीट करानी है, तो इस सॉल्यूशन की वेपर बनती जाएगी, और जब तक वेपर बनानी है
जब तक कि ये सॉल्यूशन कम हो के सिर्फ 100 ml नहीं रह जाता। सिर्फ 100 ml हमें इसे रख देना है, और जब ये 100 ml रह जाता है तब ये रोटा एवापोरेटर को हमें बंद कर देना है। ठीक है सर, समझ में आ गया कि ये जो मेथनॉल की लेयर कलरलेस हुई थी, सॉल्यूशन को उठाया और इसको रोटा एवापोरेटर पर रख दिया जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री था। फिर ये 40 डिग्री था तो यहाँ से हीट जनरेट हुई, और हीट जनरेट हुई तो हमारा सॉल्यूशन वेपर बनने लग गया। और जब तक वेपर बने जब तक कि ये घट घट कर सिर्फ 100 ml ना रह जाए। और 100 ml रहने के बाद इसको हमने कराया 50 ml हेक्सेन से मिलन। देखो ये खुद 100 ml है और इसका मिलन किससे कराया? 50 ml हेक्सेन से। तो यहाँ पर मिलन हुआ 50 ml हेक्सेन से। और यहाँ पर हम बोलेंगे पार्टीशन कोफिशिएंट, यहाँ पर ये जो है पार्टीशन हुआ। ये हेक्सेन वगैरह इसलिए डाल रहे हैं ताकि प्यूरिटी आ जाए। अभी यहाँ पर ये क्या है? 100 ml मेथेनॉल ही है। ठीक है, दिस इज मेथेनॉल। 100 ml क्या है? मेथेनॉल ही है। तो ये 100 ml मेथेनॉल हमने 50 ml हेक्सेन में डाल दिया, और फाइनली हमारे पास वापस निकल कर आ गया मेथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट, क्योंकि मेथेनॉल तो हमें चाहिए। तो मेथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट हमने ले लिया। अब मेथेनॉल ठक गया है तो मेथेनॉल को 10 ml पानी पिला दो, 10 ml डिस्टिल वाटर डाल दो इसमें। फिर वापस, अभी भी मेथेनॉल माना नहीं है, अभी तो 50 ml हेक्सेन से मिलके आया ही था, अभी वापस इसको 50 ml चाहिए। और इस बार इसको हेक्सेन नहीं चाहिए, इस बार इसको चाहिए इथाइल एसीटेट। मैं कह रहा हूँ भाई शर्म कर ले, थोड़ा सा रुक जा। अभी तो तू हेक्सेन से मिलके आया 50 ml, तब तेल को हमने बोला मेथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट निकाल के 10 ml तेरे को पानी पिलाया। अभी भी तेरे को चेंज नहीं है, अभी तेरे को दूसरी चाहिए। अभी तेरे को क्या चाहिए? 50 ml इथाइल एसीटेट। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम वापस सेपरेट कर लेंगे। तो हमने वापस सेपरेट किया, वापस रोटा एवापोरेटर पे रखा 40 डिग्री पे, और फिर फाइनली जो निकला है वो इथाइल एसीटेट का एक्सट्रैक्ट निकला, और वहां से हमने आर्टिफिसिन मिल गया हमें। तो इस तरह से आपको करना है। सबसे पहले लीफ लेनी है, उसको एयर ड्राइड करना है, उसका पाउडर बना के उसको मैसेरेशन करना है, वहां पर रोटेशन करना है। और रोटेशन के लिए अंदर सॉल्यूशन है मेथेनॉल का, और जब तक रोटेशन करनी जबकि वो मेथेनॉल की लेयर कलरलेस ना हो जाए, उसके बाद वहां पर उसे रोटा एवापोरेटर पर रख के उसको 100 ml तक रिड्यूस करना है। 100 ml पे लाने के बाद उसको 50 ml हेक्सेन के साथ मिलाना है, और उसके बाद आपका मेथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट निकल जाएगा। उसमें 10 ml पानी डालना है। अभी भी वो माना नहीं मेथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट, पानी पी के वापस क्या बोलता है? अभी तो मैं हेक्सेन से मिलके आया हूँ, अब मेरे को इथाइल एसीटेट से मिलना है, वो भी 50 ml से ही मिलना है। मैंने कहा ठीक है भाई, वापस हम रोटा एवापोरेटर पे रख देंगे तेरे को, और इथाइल एसीटेट का एक्सट्रैक्ट निकाल के हम उसमें से आर्टिमिसिन निकालेंगे। इस तरह से सेपरेशन होता है। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में क्या करना है? सैंपल लो, जो कि आपको चेक करना है कि इसमें आर्टिमिसिन है कि नहीं। सैंपल लेके 10 ml एल्कोहल डाल दो और बॉईल कर दो। सैंपल लो, सैंपल लेके 10 ml एल्कोहल डाल के बॉईल कर दो। बॉईल करने के बाद जो फिल्टर आएगा, उस फिल्टर में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के हीट करना है। देखो, सबसे पहले सैंपल लिया, सैंपल में 10 ml एल्कोहल डाला, फिर उसे बॉईल किया। जैसे मान लीजिए ये आपका सैंपल ले लिया, दिस इज सैंपल। इस सैंपल में क्या डाला? 10 ml एल्कोहल डाला और उसको बॉईल कर दिया। बॉईल करने के बाद इसको फिल्टर किया, छाना। तो फिल्टर करने के बाद यहाँ पर हमने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद हमने यहाँ पे क्या करा? हीट करा। और जैसे ही हीट करा तो रेड कलर आया। अगर रेड कलर आया मतलब यहाँ पर हमारे सैंपल में आर्टिमिसिन था, और अगर रेड कलर नहीं आया मतलब यहाँ पर हमारे सैंपल में आर्टिमिसिन नहीं था। अब एनालिसिस वैसे ही है, सैंपल लिया, स्टैंडर्ड लिया, स्टेशनरी फेज वही सिलिका जेल जी, और मोबाइल फेज में आप प्योर क्लोरोफॉर्म ले सकते हो। उसके बाद डिटेक्टिंग एजेंट आपको मैंने बता दिया कि डिटेक्ट करता है। ठीक है, आरएफ वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे बस। और यूजेस आपको पता ही है जो कि आपने टर्पिनोइड्स के पढ़े थे। तो ये आपका हो गया सबसे पहला टर्पिनोइड्स। अब तो काफी आसान है, टर्पिनोइड्स हमने क्लियर कर दिया। ग्लाइकोसाइड्स हमें डेफिनेशन वगैरह वहां से पढ़नी है। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। ग्लाइकोसाइड, एल्केलॉइड, रेजिन, ये तीनों कंप्लीट करके आओ। फिर उसके बाद ये सारे हम पढ़ने वाले हैं अभी। चलो सुनते जाओ वन बाय वन। लेक्चर थोड़ा लेंथी होता है बट ठीक है। अब ग्लाइकोसाइड्स की प्रॉपर्टी हमें पता है। सबसे पहले हम चेक 4th सेम फार्माकोग्नोस्टिक प्लेलिस्ट। ठीक है, तो देखो ग्लाइकोसाइड्स में सबसे पहले आपको दे रखा है ग्लिसरीथेनिक एसिड। ग्लिसरीथेनिक एसिड का मतलब होता है मुलेठी। मुलेठी को हम बोलते हैं लिक्वेरियस रूट। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, लिक्वेरियस रूट लेनी है। जो मुलेठी है उसकी रूट लेनी है, उसको एयर ड्राई, सन ड्राई कराना है। उसके बाद उसका पाउडर बनाना है, जैसे हमने लास्ट में करा। उसका लीफ ली थी, इसकी हमने रूट ली है। रूट ली, उसको सुखाई, उसका पाउडर बनाया। पाउडर बना के आपको क्या करना है? उसको बॉईल करना है। ठीक है, बॉईल करने के बाद फिल्टर करना है, और जो निकला उसका एवापोरेशन करना है, वापस उसको बॉईल करना है। देखो, सबसे पहले रूट लो, ले ली सर, उसको एयर ड्राई, सन ड्राई कराओ, उसका पाउडर बनाओ। सबसे पहले रूट लेके उसको सुखा के उसका पाउडर बना दो। रूट ले ली, उसको सुखा दिया, उसका पाउडर बना दिया। पाउडर बनाने के बाद उसको गर्म पानी पे रख दो और उसको फिल्टर कर लो। फिल्टर करने के बाद वापस उसको गर्म पानी पे रख के वापस उसका फिल्ट्रेशन कर लो, और लास्ट में HCl डाल दो।
HCl इसलिए डाल रहे हैं ताकि आपको मिल जाए ग्लिसरथेनिक एसिड प्रेसिपिटेट फॉर्म में, ठीक है। और मीडियम एसिडिक करने के लिए भी हम HCl डाल रहे हैं, तो लास्ट में हमें HCl डालना है बस। सबसे पहले रूट लो, सुखा दो, पाउडर बना दो, उसको पानी के साथ फिल्टर करा दो बॉईल करा के, फिर वापस उसको बॉईल करा दो। यहाँ पर एवापोरेशन का मतलब क्या है, हम उसे गर्म कर रहे हैं तभी तो एवापोरेशन हो रही है। और वापस बॉईल करने के बाद जो एक्सट्रैक्ट आता है उसमें HCl डाल दो, ताकि pH 3 से 3.4 हो जाएगी, क्योंकि एसिड है तो 7 से कम pH होगी। उसके बाद आपका जो ग्लिसरथेनिक एसिड है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिल जाएगा, उसको फिल्टर करके वॉश करके ग्लिसरथेनिक एसिड आपका मिल गया। फिल्टर और वॉश कर लो, मिल तो पहले गया था, बस धोना है और फिल्टर करना है। अब यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है वो मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपको ग्लाइकोसाइड्स के देखने हैं, ठीक है। जो भी ग्लाइकोसाइड्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, जैसे बल्जिट टेस्ट, ठीक है, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिए एक बार। ग्लाइकोसाइड्स के डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज एंड टेस्ट, 3-4 चीजें जो मैंने आपको शुरू में बताई। उसके बाद आपको यहाँ पर एनालिसिस दे रखा है सेम, सैंपल लो, स्टैंडर्ड लो, स्टेशनरी लो, मोबाइल लो, डिटेक्टिंग लो, RF वैल्यू लो, बात खत्म। यूजेज भी सेम है जो ग्लाइकोसाइड्स के होंगे। उसके बाद रूटीन का आइसोलेशन हम देखेंगे। रूटीन के आइसोलेशन में आपको लेना है फेगोपाइरम पाउडर, क्योंकि रूटीन जो होता है, रूटीन आपको मिलता है एक फ्लेवेनोइड ग्लाइकोसाइड से, जो कि आपको मिलता है लाइक फ्रूट्स वगैरह से, या फिर आप बोल लो फेगोपाइरम से। तो फेगोपाइरम का आपको बनाना है पाउडर। आइसोलेशन देख रहे हैं हम रूटीन की, जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको फेगोपाइरम का पाउडर बनाना है और उसको एक्सट्रैक्ट करना है 80% एथेनॉल से। देखो अगेन यूनिट नंबर 5, अगेन सोक्सलेट अपरेटस। सोक्सलेट अपरेटस एक ऐसा अपरेटस होता है, यहाँ पर नीचे से हीट करते हैं और ये जो हमारी ड्रग्स है ये वेपर की फॉर्म में ऊपर जाती है, वोलेटाइल ऑयल की फॉर्म में ऊपर जाती है, और यहाँ पर कंडेंसर लग के उसमें लिक्विड बन के, मतलब इस तरह से एक्सट्रैक्शन होता है। बहुत शानदार एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, सॉक्सलेट अपरेटस का। तो ये आपको यूनिट नंबर 5 में मिलेगा। तो ये यूनिट को करने से पहले यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 2 करना बहुत जरूरी है, बहुत हेल्प मिलेगी। तो यूनिट नंबर 5 में क्या है, सॉक्सलेट अपरेटस है, और सॉक्सलेट अपरेटस आप वहीं पे देखोगे, बस आपको भी नाम याद रखना है। तो सबसे पहले आपको फेगोपाइरम पाउडर लेना है, उसको एक्सट्रैक्ट कराना है 80% एथेनॉल से सॉक्सलेट अपरेटस में। उसके बाद आपको उसमें 25 ml पानी मिलाना है। देखो याद तो करना पड़ेगा। सबसे पहले फेगोपाइरम पाउडर लो, उसका एक्सट्रैक्शन कराओ 80% एथेनॉल से सॉक्सलेट अपरेटस में, 25 ml उसमें पानी मिलाओ, और 25 ml पानी मिलाने के बाद वहां पर आपको मिलाना है पेट्रोलियम ईथर, ताकि आप इम्प्यूरिटी हटा सको, ठीक है। तो सबसे पहले फेगोपाइरम पाउडर लिया, पाउडर को हमने डाला सॉक्सलेट अपरेटस में, और वहां पर हमने एथेनॉल का यूज लिया। उसके बाद 25 ml पानी डाला और लास्ट में उसे पेट्रोलियम ईथर से ट्रीट करा दिया, ताकि इम्प्यूरिटी हट जाए। नाउ एक फर्स्ट लेयर ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म, फिर हमने क्लोरोफॉर्म से कराया, और क्लोरोफॉर्म भी क्या करता है, इम्प्यूरिटी हटाता है। तो सबसे पहले फेगोपाइरम पाउडर लो, उसका एक्सट्रैक्शन कराओ सॉक्सलेट अपरेटस से, 25 ml उसमें पानी डालो, पेट्रोलियम ईथर से उसकी इम्प्यूरिटी हटाओ, फिर क्लोरोफॉर्म से उसकी इम्प्यूरिटी हटाओ। उसके बाद आपको मिलेगा येलो पीपीटी, ठीक है। आप क्या कहोगे, येलो बन गया हमारा येलो, ठीक है। तो येलो पीपीटी बना। अब सेपरेट येलो पीपीटी एंड डिजोल्व इट इन हॉट मैथेनॉल। अब उसको सेपरेट करो, हॉट मैथेनॉल में डिजोल्व करो, फिल्टर करके एवापोरेट करके आपका पाउडर आपको मिल जाएगा रूटीन का। सिंपल सा है। सबसे पहले फेगोपाइरम पाउडर लो, सॉक्सलेट अपरेटस में डालो, 80% एथेनॉल है, 25 ml पानी डालो, पेट्रोलियम ईथर और क्लोरोफॉर्म, ये दोनों हम इसलिए डाल रहे हैं पेट्रोलियम ईथर और क्लोरोफॉर्म, ताकि इम्प्यूरिटी हट जाए। इम्प्यूरिटी हटा लो, जो येलो प्रेसिपिटेट बनेगा उसको निकालो, उस येलो प्रेसिपिटेट को हॉट मैथेनॉल में, हॉट मैथेनॉल है ना, याद रह जाएगा तुम्हें, फील के साथ बोलना, हॉट मैथेनॉल। तो हॉट मैथेनॉल में डालो, उसको फिल्टर करके एवापोरेट करो, आपको मिल जाएगा रूटीन का पाउडर। अगेन इसके जो टेस्ट हैं वो आपको यहाँ से पढ़ लेने हैं, जो भी आपका लाइक ग्लाइकोसाइड से वही वाले टेस्ट है, क्योंकि ग्लाइकोसाइड के ही टेस्ट आपको लिखने हैं इसमें। ये देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है सब, कि ग्लाइकोसाइड्स के ही आपको टेस्ट लिखने हैं, चाहे आप ग्लिसरीन एसिड पढ़ो, रूटीन पढ़ो। नेक्स्ट हम चलते हैं अल्कलॉइड पे। अल्कलॉइड में आपको दे रखा है, बाकी सब कुछ सेम है। अल्कलॉइड में मैंने आपको वापस बोला है कि 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट चेक करो, जरूरी है। उसके बाद आ जाओ एट्रोपिन पे। तो हम एट्रोपिन को निकालेंगे, तो एट्रोपिन को निकालने के लिए हमें चाहिए एट्रोपा बेलाडोना, क्योंकि इसी से ये निकलेगा। तो सबसे पहले हमें एट्रोपा बेलाडोना की लीफ चाहिए, हमने ले लिया एट्रोपा बेलाडोना की लीफ और उसको वापस 95% एथेनॉल में डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एथेनॉल इज डिस्टिल ऑफ एंड ट्रीट विथ 1% HCl। अब देखो एथेनॉल को हमने डिस्टिलेशन से निकाल लिया, तो डिस्टिल्ड ऑफ बोला और उसमें 1% HCl डाला। तो सबसे पहले एट्रोपा बेलाडोना लो। एट्रोपा बेलाडोना जैसे ही हमने लिया, उसकी लीफ ली एट्रोपा बेलाडोना की, तो इस लीफ को आपको डालना है 95% एथेनॉल में।
उसके बाद उसको ट्रीट कराना है 1% HCl से, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने डाला वापस पेट्रोलियम ईथर ताकि इम्प्योरिटी हट जाए, फिर क्लोरोफॉर्म डाला ताकि इम्प्योरिटी हट जाए। तो सबसे पहले लीफ ली एट्रोपा बेलाडोना की, उसको हमने डाला 95% एथेनॉल में, फिर 1% HCl से ट्रीट कराया। उसके बाद पेट्रोलियम इथर इम्प्योरिटी हटाने के लिए, क्लोरोफॉर्म इम्प्योरिटी हटाने के लिए। नाउ क्लोरोफॉर्म लेयर इज सेपरेटेड एंड एवापोरेटेड, ठीक है। देखो फाइनली हमें क्या ऐड करना है, ऑक्जेलिक एसिड ऐड करना है, ठीक है, ताकि हमें ऑक्सीएट्स मिले। ऑक्जेलिक एसिड से हमें क्या मिलेंगे, ऑक्सीएट्स, नाम से पता लग रहा है, ऑक्जेलिक एसिड मिलेंगे क्या, ऑक्सीएट्स, हमें मिलेंगे एट्रोपिन और हायोसियामिन के ऑक्सीएट्स। तो यहाँ पर हमें अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा के एट्रोपिन को हटाना है, क्योंकि एट्रोपिन हमें चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एट्रोपिन है जो कि मिलता है हमें एट्रोपा बेलाडोना से, तो सबसे पहले हमने एट्रोपा बेलाडोना की लीफ ली। एट्रोपा बेलाडोना की लीफ को हमने डाला 95% एथेनॉल में, वहां पर 1% HCl लिया। फिर पेट्रोलियम ईथर और क्लोरोफॉर्म से उसकी इम्प्योरिटी हटा दी, और वहां पर क्लोरोफॉर्म की लेयर को हमने सेपरेट कर दिया। और यहाँ पर जब सेपरेशन हुआ तो हमें फाइनली क्या मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड डाल के, ऑक्जेलिक एसिड डाल के हमें फाइनली मिलते हैं ऑक्सीएट्स, और ऑक्सीएट्स मिलते हैं हमें एट्रोपिन और हायोसियामिन की। अब यहाँ पर हमें एट्रोपिन और हायोसियामिन को अलग अलग करना है, तो हमें डिस्टिलेशन करा के इसको अलग अलग करके देन फिल्टर देन वॉश, ठीक है। तो देखो इतना याद रखो, जहां भी आप फंस जाओ तो आपको ये याद रखना है कि पेट्रोलियम ईथर आप डाल सकते हो, क्लोरोफॉर्म आप डाल सकते हो ताकि उसकी प्योरिटी बनी रहे, और लास्ट में जब आपका प्रोडक्ट आएगा तो आपको उसको क्या करना है, फिल्टर, वॉश एंड एक्सट्रैक्ट। जब सबसे पहले फिल्टर करो, फिर उसको धो दो अच्छे से, फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, निकाल लो। तो ये 3 प्रोसेस भी सेम है, ऊपर की 2 भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आप जहां आपको पॉइंट्स भूलने लगते हैं कि यार अब क्या डालना था, अब क्या डालना था, वहां पर आप ये सब लिख सकते हो। 5 पॉइंट्स तो आपके ऐसे हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एल्केलॉइड के लिखने हैं, एनालिसिस मैंने आपको पहले ही बता दी है। नाउ नेक्स्ट इज क्विनिन। क्विनिन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आइसोलेशन करना है। तो क्विनिन आपको मिलेगा सिंकोना ऑफिसिनलिस से, ठीक है, सिंकोना ऑफिसिनलिस से आपको क्विनिन मिलता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्राइड पाउडर लेना है, जो बाहर के उसका ड्राई पाउडर बनाना है, और उसको मिक्स करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सबसे पहले आपको बार्क लेनी है, उसका पाउडर बनाना है, उसको मिक्स करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसको हम बोलेंगे CaOH का हॉल्ट वाइज। उसके बाद आपको उसमें ऐड करना है 5% NaOH का सॉल्यूशन, ताकि उसका बन जाए पेस्ट। तो सबसे पहले ड्राइड पाउडर लिया बार्क का, ठीक है, बार्क का ड्राइड पाउडर लिया, उसको मिक्स किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, 5% उसमें NaOH डाला ताकि उसका बन जाए पेस्ट, और उसमें हमने कुछ घंटे तक रख दिया। फिर यहाँ पर क्या है, देखो बेंजीन डाल के सोक्सलेट अपरेटस यूज करना है। बेंजीन डाल के क्या यूज करना है, सोक्सलेट अपरेटस। तो ऐसे याद रखो बहन जी, बेंजीन से आप कैसे याद रखोगे, बहन जी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जो आप पढ़ रहे हो क्विनिन, क्वीन है, क्वीन है मतलब रानी है, और रानी कौन होती है, बहन जी होती है। तो क्विनिन में बेंजीन से आपको सोक्सलेट अपरेटस करवाना है। देखो हर किसी में आपको ट्रिक बनानी पड़ेगी, डायरेक्ट आपको याद नहीं रहने वाला। तो सबसे पहले बार्क लो, बहन जी की बार्क लो, और बहन जी को खिलाओ कैल्शियम, ठीक है, ऐसे याद रखो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दो, 5% NaOH डाल दो, कुछ घंटे रख दो, फिर सोक्सलेट अपरेटस में बेंजीन डाल दो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर उसको शेक करना है। अब बेंजीन हमने डाला था सोक्सलेट अपरेटस में। अब फाइनली वहां पे हमने क्या डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड। जब हमने सोक्सलेट अपरेटस में से उसको निकाला तो उसमें हमने क्या डाला, सल्फ्यूरिक एसिड, और उसको सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर लिया। तो देखो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करा, क्विनिन को निकालना है। तो क्विनिन को निकालने के लिए बार्क लेनी है, उसका डायरेक्ट पाउडर बनाना है, उसको मिक्स करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर 5% NaOH डाल के उसका पेस्ट बनाना है। फिर उसको कुछ घंटे रखकर सोक्सलेट अपरेटस में बहन जी लेनी है, क्वीन है तो बहन जी लेनी है। उसके बाद जब सोक्सलेट अपरेटस से हम फिल्टर करके हमारा निकालेंगे, तो एक्सट्रैक्ट जो सोक्सलेट अपरेटस से निकला है उसमें हमें डालना है सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड डाल के सेपरेटिंग फनल से उसको सेपरेट करना है, ठीक है। बस सेपरेट करके कूल करके क्रिस्टल बना लो, ये रहने दो, क्योंकि जितनी ज्यादा स्टेप होगी उतनी दिक्कत आएगी। तो आपको तो इतना याद रखना है कि क्लोरोफॉर्म, पेट्रोलियम ईथर हम डाल सकते हैं, जहां समझ में नहीं आए वहां सोक्सलेट अपरेटस यूज कर लेना, और लास्ट में फिल्टर, कूल, क्रिस्टल, एक्सट्रैक्ट, जो तुम्हें लिखना है लिख सकते हो, क्योंकि ये सब ऐसे ही है, कहाँ तक प्रॉब्लम करोगे फेस, बाकी सब तो आपको आता ही है। नाउ नेक्स्ट आपका है रेजर पिन। अब आपको पता है रेजर पिन एक एल्केलॉइड है, तो आप रेजर पिन को क्या कर सकते हो, लाइक रेजर पिन में एल्केलॉइड के सब कुछ लिख सकते हो, ठीक है, डेफिनेशन, क्वालिटीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, यूजेस। तो देखो रेजर पिन को आप कैसे आइसोलेट करोगे, सबसे पहले आपको लेनी है राहुल फिया की रूट, क्योंकि रेजर पिन कहाँ से मिलेगी, राहुल फिया से। तो आप ऐसे याद रखो, राहुल भैया, रेजर पिन कहाँ से मिलते हैं, राहुल भैया से, राहुल फिया से, राहुल भैया।
बायोलॉजिकल सोर्स है रेजरपिन का रॉल्फ सर्पेंटिना। ऐसा याद रखो, सर पे तो एंटीना है आपके और राहुल भैया के है, ठीक है, राहुल भैया के सर पे क्या है, एंटीना है। हो जाएगा बायोलॉजिकल सोर्स याद, राहुल भैया के सर पे एंटीना है, रेजरपिन का बायोलॉजिकल सोर्स है। अब राउल्फिया रूट पाउडर बना लिया आपने, ये राउल्फिया की रूट लेके उसका क्या बना लिया, पाउडर। ठीक है सर, रूट ली उसका पाउडर बना लिया, आगे बोलो। सोक्सलेट अपरेटस में भी डाल देंगे, अब तो आदत हो गई, रूट ली पाउडर बनाया सोक्सलेट अपरेटस में डाला। अब वहां से जो निकला है, उस सोक्सलेट अपरेटस में से जो निकला है उसको हम बोलेंगे एक्सट्रैक्ट। तो देखो, जो एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट निकला है, एल्कोहलिक क्यों बोल रहे, क्योंकि एल्कोहल में डाला था, तो जो एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट निकला है उसको फिल्टर करो, फिल्टर करके उसको हमें ड्राई करना है, ठीक है। और ड्राई कब तक करना है, 60 डिग्री के टेम्परेचर पे रख के ड्राई करना है उसे। अब वो जो ड्राई एक्सट्रैक्ट मिलेगा आपको, सबसे पहले राउल्फिया ली, उसकी रूट ली, उसका पाउडर बना के उसको डाला सोक्सलेट अपरेटस में। सोक्सलेट अपरेटस में डालने के बाद जो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट हमें मिला, उस एक्सट्रैक्ट को हमने सुखाया और ड्राई करा, और ड्राई करने के बाद उसमें डाला हमने क्लोरोफॉर्म वगैरह, क्यों, ताकि प्यूरिटी बनी रहे, इम्प्यूरिटी हट जाए। फिर उसको फिल्टर कर लिया क्लोरोफॉर्म डाल के, फिर डाइल्यूट अमोनिया डाल दिया। देखो ये सब आपको लिख लिख कर याद होगा। सबसे पहले राहुल भैया की रूट का पाउडर बनाया, फिर उसको डाला सोक्सलेट अपरेटस में, फिर वहां पर जो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट था उसको फिल्टर किया, क्योंकि अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट जो निकला हमारा सोक्सलेट अपरेटस से उसको फिल्टर किया और उसको ड्राई कराया, और ड्राई कराने के बाद उसको क्लोरोफॉर्म डाल के उसको प्योर कराया, ठीक है। फिर वापस फिल्टर करना है डाइल्यूट अमोनिया से, देन लास्ट में वाटर ऐड करना है ताकि वो जो है प्रेसिपिटेट हो जाए, और विग्रस चेकिंग करनी है। तो देखो भाइयों, ये सारी प्रोसेस आपको याद रखनी है कि आपको किस स्टेप में क्या क्या करना है। सीधी सी बात है, ट्रिक बना लो। जैसे रेजर पिन है, तो रेजर पिन कहाँ से मिलेगा, राहुल भैया, और राहुल भैया के सर पे एंटीना है, ठीक है। उसका पाउडर बना के सोक्सलेट अपरेटस में डाला, फिर जो निकला उसको हमने फिल्टर किया, उसको ड्राई किया, ड्राई के साथ हमने क्लोरोफॉर्म मिक्स किया, फिर शुरू में हमने डाइल्यूट अमोनिया ऐड किया, और लास्ट में भी हमने अमोनिया सल्फेट ऐड किया। देखो, शुरू में डाइल्यूट अमोनिया ऐड किया और लास्ट में हमने अमोनिया सल्फेट ऐड किया। इस तरह से याद करना पड़ेगा, याद तो करना ही पड़ेगा ना, इस तरह से याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्लोरोफॉर्म वगैरह वापस डाला इम्प्यूरिटी के चक्कर में। तो देखो, जहां आप फंस जाओ ना, वहां मैं आपको बता रहा हूं कि क्लोरोफॉर्म पेट्रोलियम ईथर का यूज ले लेना। लास्ट में ये 3-4 वर्ड याद रखो, फिल्टर, एक्सट्रैक्ट, फिल्टर, वॉश, एक्सट्रैक्ट, ये तो करना ही करना है, क्योंकि कुछ भी आप ले रहे हो तो फिल्टर भी करो, वॉश भी करो, एक्सट्रैक्ट भी करो। फिर जो एक्सट्रैक्ट है उसमें पेट्रोलियम ईथर डाल के, क्लोरोफॉर्म डाल के उसको प्योर कर दो, और प्योर करने के बाद आपको जो भी ये दे रखा है, लाइक अगर कुछ याद आता है, कुछ रहता है, तो उसको मिक्स करके फाइनली आपका प्रोडक्ट बना दो। क्योंकि इतनी ड्रग्स हैं तो आप खुद कंफ्यूज होगे। नेक्स्ट, बाकी सब सेम है। कैफीन की बात करते हैं। कैफीन किस में आता है, कैफीन भी आपके अल्कलॉइड्स में आता है, तो कैफीन की बात करते हैं। अब कैफीन जो है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, कैफीन जो है एक सीएनएस स्टिमुलेंट है। आपका जब भी सर दर्द वगैरह होता है आप कैफीन वगैरह ले लेते हैं। कैफीन एक एल्कलॉइड है, हमें सिलेबस से पता लगा। देखो यहाँ पे, ये कैफीन जो है एक एल्कलॉइड है। एल्कलॉइड है तो एल्कलॉइड की डेफिनेशन, और हाँ सर पता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, यूजेस और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट सब कुछ लिख सकते हैं। आइसोलेशन की बात करें, कैफीन निकलेगा कैसे, तो सबसे पहले चाय की पत्ती में कैफीन मिलता है। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ जी, चाय की पत्ती में भी कैफीन मिलता है, और चाय की पत्ती लो और सोक्सलेट अपरेटस में डाल दो। ठीक है सर, आदत हो गई, चाय की पत्ती ली, उसका पाउडर बनाया, उसको सोक्सलेट अपरेटस में डाला, उसमें एथेनॉल, एथेनॉल क्या है, अल्कोहल, ओल आ रहा ना, तो ये भी अल्कोहल ही है, मतलब अल्कोहलिक सॉल्यूशन लिया सोक्सलेट अपरेटस में, और वहां पर हमने चाय की पत्ती का पाउडर बना के डाल दिया। आगे बोलो। वहां पर हमें डालना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करेगा, एडजॉर्ब कर लेगा, अपनी सरफेस पर आकर स्टिक करवा लेगा। तो दिस एथेनॉल कंटेन कैफीन। अभी आपको पता है कि, देखो ध्यान से सुनना, इसको इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने टी की लीव ली, चाय की पत्ती, चाय की पत्ती को आपने डाल दिया सोक्सलेट अपरेटस में, और सोक्सलेट अपरेटस में सॉल्यूशन कैसा है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन कौन सा है, एथेनॉल का। तो एथेनॉल के साथ अब क्या आ गया, चाय की पत्ती में, चाय की पत्ती में से निकल गया है आपका कैफीन। तो चाय की पत्ती में से निकल चुका है कैफीन। कैसे निकल गया, क्योंकि आपने सोक्सलेट अपरेटस में डाला, पर वो कैफीन मिक्स किसके साथ हो गया, ये कैफीन मिक्स हो गया एथेनॉल के साथ, तो हमें अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें दिस एथेनॉल कंटेन कैफीन, हमने पता लग गया कि एथेनॉल के पास कैफीन है, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड डाल देते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या होता है, ये कैफीन जो है एडजॉर्ब हो जाएगा, सरफेस पे आकर अटैच हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड की। जो भी हम एमजीओ डालेंगे ना, उसके सरफेस पे आके कैफीन अटैच हो जाएगा। फिर कैफीन सरफेस पे तो अटैच हो गया, पर कैफीन को तो हमें हटाना है ना,
तो कैफीन को हमें कराना है डिसऑब्जॉर्ब्ड, ठीक है, डिसएब्जॉर्ब्ड होगा ये, एड्जॉर्ब डिसएड्जॉर्ब्ड कराना है। किससे कराएंगे? 10% H2SO4 डाल के। तो बहुत इजी है, ध्यान से सुन लो एक बार और। देखो कैफीन को हमें आइसोलेट करना था, चाय की पत्ती ली, चाय की पत्ती को डाला सॉक्सलेट अपरेटस में, तो चाय की पत्ती में से कैफीन निकल गया। अभी जो कैफीन है ये एथेनॉल के साथ जुड़ गया, तो एथेनॉल से हमें कैफीन को हटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे MgO। MgO क्या करेगा, जैसे मान लीजिए ये गोला जो है MgO है, तो ये कैफीन को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेगा, अंदर नहीं लेगा, ऊपर ऊपर सरफेस पे लगा लेगा। अब इस MgO की सरफेस से हमें कैफीन तो आ गया, पर इस कैफीन को अलग भी करना पड़ेगा। तो अलग करने के लिए हमें डालना पड़ेगा 10% H2SO4। फिर वही क्लोरोफॉर्म डाल के उसके फिल्टर विल्टर करो मस्त, ठीक है, हो गया आपका काम। लास्ट में आपने क्या करना है, कैफीन मिल जाना है फाइनली। तो इस तरह से आपको कैफीन वगैरह का आइसोलेशन करना है, और कैफीन के आइसोलेशन में भी आपको सेम लिखना है। टेस्ट वगैरह आपको याद ही है, अल्कोलॉइड के 4 टेस्ट याद रख लो, वो सभी में लिख सकते हो आप। नाउ लास्ट आपका रह गया है रेजिन। रेजिन जो है पोडोफाइलोटॉक्सिन और कुकरमिन। तो चलो देखते हैं रेजिन को। देखिए रेजिन जो होता है, या तो वो सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है, ये जितनी भी प्रॉपर्टी है सब आपको मेरे लेक्चर में मिल जाएगी, लेक्चर देख लेना। उसके बाद बात करेंगे सबसे पहला पोडोफाइलोटॉक्सिन। तो इसको हम आइसोलेट करेंगे। तो आइसोलेशन की प्रोसेस देखो, सबसे पहले रूट्स लेनी है आपको, उसके बाद उसको पाउडर बना के वही सॉक्सलेट अपरेटस में डाल देना। देखो ये सॉक्सलेट अपरेटस तो कॉमन हो चुका है, सबसे पहले रूट लो, पाउडर बनाओ, पाउडर बना के उसको सॉक्सलेट अपरेटस में डाल दो। और सॉक्सलेट अपरेटस में क्या होगा, या तो एथेनॉल होगा, या मेथेनॉल होगा, या अल्कोहल होगा, कुछ भी आपको जो मन है ले लो, एथेनॉल, मेथेनॉल, अल्कोहल। तो सबसे पहले आपने क्या करा, उसकी रूट ली, रूट लेके उसको पाउडर बनाया, पाउडर लेके सॉक्सलेट अपरेटस में डाला, वहां पर आपने एथेनॉल, मेंथोल, मेथेनॉल या फिर अल्कोहल कुछ भी ले लेना है। फिर वहां से जो एक्सट्रैक्ट आएगा, सॉक्सलेट अपरेटर से जो एक्सट्रैक्ट आएगा, उस एक्सट्रैक्ट को फिल्टर करो और उसको एवापोरेशन करो। एवापोरेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि उसका मास बन जाए एक सेमी सॉलिड मास, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उसका पाउडर बना के रूट्स का हमें डालना है सॉक्सलेट अपरेटस में, और यहाँ पर मेथेनॉल का सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा एक्सट्रैक्ट आएगा, उस एक्सट्रैक्ट का हमें क्या करना है, उस एक्सट्रैक्ट का हमें करना है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करा के हमें उसका करना है एवापोरेशन। जो भी एक्सट्रैक्ट आया उसे फिल्टर कर लो, छान लो अच्छे से कि हाँ ये एक्सट्रैक्ट आया। छानने के बाद उसको गर्म दो, एवापोरेशन कराओ, हीट कराओ। एवापोरेशन करने के बाद उसका सेमी सॉलिड मास बनेगा। और ये जो सेमी सॉलिड मास है ना, दिस मास इज डिजोल्व इन एसिडिक वाटर। उसको आपने किस में डिजोल्व किया, एसिडिक वाटर में। तो याद करते चलो, देखो सबसे पहले रूट ली, उसका पाउडर बनाया, उसको सॉक्सलेट अपरेटस में डाला, मेथेनॉल लिया, और वहां से हमें मिला एक्सट्रैक्ट। उस एक्सट्रैक्ट का हमने क्या किया, फिल्ट्रेशन किया, उसका एवापोरेशन किया, सेमीसोलिड मास बनाया। जो सेमीसोलिड मास बनाया उसको हमने एसिडिक वाटर में डाला। फाइनली उसको प्रेसिपिटेट होने दिया, 2 घंटे के लिए छोड़ दिया, फिर उसे फिल्ट्रेट किया, ठीक है, फिल्ट्रेट तो करते रहना है। और फिल्ट्रेट करने के बाद जो रेजिड्यू आया, रेजिड्यू को कलेक्ट किया, रेजिड्यू मतलब बचा हुआ, उसको वॉश किया, उसको वापस एसिडिफाइड वाटर में डाला। तो यही सब चल रहा है, पहले एसिडिफाइड वाटर में डाला, एसिडिफाइड वाटर में डालने के बाद उसको फिल्टर, वॉश, फिर उसको कुछ घंटे के लिए रख दिया प्रेसिपिटेट होने के लिए। फिर जब रेसिड्यू बचा उसको फिर उठाया, फिर उसको फिल्टर किया, फिर उसको वॉश किया, ठीक है। फाइनली ड्राई इट, ठीक है, डार्क ब्राउन एमोर्फस पाउडर ऑब्टेन। जब उसे हमने ड्राई किया तो हमारे पास क्या मिला, डार्क ब्राउन एमोर्फस पाउडर। उसको फिर हमने हॉट अल्कोहल में डाल वल के उसका एवोपोरेशन करा के और रिक्रिस्टलाइज करा के बेंजीन के साथ हमें मिल गया पोडोफाइलोटॉक्सिन। तो देखो ये सब तो याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले रूट ली, और रूट को हमने डाला सॉक्सलेट अपरेटस में, सॉल्यूशन है मेथेनॉल का, एक्सट्रैक्ट निकला, फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद उसे एवापोरेशन किया ताकि सेमी सॉलिड मास बने, फिर उसे एसिडिफाइड वाटर में डाला, फिर उसे रोक दिया ताकि प्रेसिपिटेट बनता रहे, फिर उसको फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद जो रेजिड्यू निकला उसको वापस वॉश किया, वापस एसिडिफाइड वाटर में डाला। उसके बाद क्या हुआ, ड्राई करने के बाद उसमें डार्क ब्राउन एमोर्फस पाउडर बना, फिर उसको हॉट अल्कोहल में डालकर रिक्रिस्टलाइज कराकर बेंजीन के साथ पोडोफाइलोटॉक्सिन आपको मिल गया। तो इस तरह से आपको मिलेगा। बाकी सब कुछ सेम है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आप किसके लिखोगे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आप रेजिन के लिखोगे, क्योंकि ये पोडोफाइलोटॉक्सिन रेजिन में आता है। और स्टैंडर्ड वगैरह तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सैंपल फेज, स्टैंडर्ड सैंपल, ठीक है, मोबाइल फेज, डिटेक्टिंग एजेंट, स्टेशनरी फेज, वो सब RFLE वगैरह। नाउ नेक्स्ट है आपका लास्ट क्यूकरमिन। क्यूकरमिन में आपको क्या करना है, देखो कैसे आप निकालोगे हल्दी। हल्दी निकालना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको हल्दी का पाउडर लेना है। टर्मरिक पाउडर को लेकर आपको डालना है सॉक्सलेट अपरेटस में। ये वाला तो मैंने खुद ने भी किया हुआ है कि टर्मरिक पाउडर को लिया था, उसको हमने डाला था सॉक्सलेट अपरेटस में। सॉक्सलेट अपरेटस में डालने के बाद हमें यहाँ से मिल गया था क्यूकरमिन,
ठीक है। पर वो कुकुरमिन किसके साथ था, वो कुकुरमिन अल्कोहल के साथ जुड़ा हुआ था। तो जो भी हमारा यहाँ से सबसे पहले हमें क्या लेना है, हल्दी निकालनी है। हल्दी निकालने के लिए हल्दी का पाउडर लेना है और हल्दी के पाउडर में से हमें निकालना है कुकुरमिन। कुकुरमिन, ठीक है। तो कुकुरमिन को हमें निकालना है हल्दी के पाउडर में से। तो सबसे पहले हल्दी का पाउडर लिया, उस हल्दी के पाउडर को हमने डाल दिया सोक्सलेट अपरेटस में और वहां पर मेथेनॉल, एथेनॉल या अल्कोहल जो भी सॉल्यूशन है हमने डाल दिया सोक्सलेट अपरेटस में हल्दी के पाउडर को। उसके बाद जो भी एक्सट्रैक्ट आया उस एक्सट्रैक्ट को हमने क्या करा, एक्सट्रैक्ट को फिल्टर किया, फिर उसे एवापोरेशन कराया ताकि एक सेमी सॉलिड मास बन जाए। जैसे कि आपको पिछली स्टेप में कराया था सेमी सॉलिड मास बनाने के लिए एवापोरेशन, वैसे ही हमने सेमी सॉलिड मास बनाने के लिए एवापोरेशन कराया। तो सबसे पहले पाउडर लिया, पाउडर को सॉक्सलेट अपरेटस में डाला, 95% अल्कोहल या एथेनॉल या मेथेनॉल जो भी बोल लो, एक्सट्रैक्ट जो निकला उसको फिल्टर करा, फिल्टर करने के बाद उसका सेमी सॉलिड मास बना। सेमी सॉलिड मास बनने के बाद उसको हमने डिसॉल्व किया सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ बहनजी में। देखो हल्दियों और बहनजी का बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि कुकिंग वगैरह जो है मदर्स वगैरह ही करती है, हमारी मम्मी आंट वगैरह, तो वही लाइक कुकिंग का काम करती है। तो हल्दी से ऐसे याद रखो बहन जी, तो बेंजीन वगैरह, ठीक है। तो सेमी सॉलिड मास जो बना है उसको हमने सफिशिएंट क्वांटिटी, मतलब ना ज्यादा ना कम, जितना उसको चाहिए था उतना ही सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ बेंजीन में मिक्स कर दिया। उसके बाद NaOH डाला, उसके बाद एसिडिफाई करा HCl से, फिर उसको स्टीरिंग करते गए हम, एक लंपी मास बना, मैं अभी समझाता हूँ, है ना। और उसके बाद उसको फिल्टर करके हमने कुकरमिन निकाल लिया। देखो सबसे पहले हल्दी का पाउडर लिया, हल्दी के पाउडर को हमने डाला 95% अल्कोहल सॉक्सलेट अपरेटस। उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट निकला उस एक्सट्रैक्ट को फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद उसको एवापोरेशन करके उसका सेमी सॉलिड मास बना दिया। फिर वहां पर हमने क्या करा, बेंजीन के साथ उसको ऐड किया, बेंजीन वो भी सफिशिएंट क्वांटिटी। फिर उसमें NaOH ऐड किया। अब NaOH बेस है तो हमने फिर एसिड भी ऐड कर दिया HCl, और फिर हम घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए, कंटिन्यूस स्टीयरिंग करते गए। तो कंटिन्यूस स्टीयरिंग से एक लंपी मास फॉर्म हो गया, एक डफ मास, एक लंपी मास फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद उसका लंपी मास का फिल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन और फाइनली आपका कुकरमिन मिल गया। ऐसा आपको लिखना है। तो देखो सिंपल सा है, बस आपको याद रखने वाली बात है कि टर्मेरिक पाउडर लेके सॉक्सलेट अपरेटस में डाल के जो एक्सट्रैक्ट निकला उसको फिल्टर करके उसका सेमी सॉलिड मास बना के उसमें बेंजीन डाल के उसमें NaOH डाल के उसमें HCl डाल के उसमें कंटिन्यूस स्टीयरिंग करके एक लंपी मास फॉर्म करके वहां से फिल्टर और एवापोरेट करके आपका कुकरमिन मिल जाएगा। तो इस तरह से आज हमने यूनिट कंप्लीट करी है। आई नो कि आपको बहुत लेंदी हो गई है यूनिट, बट देखो टर्पेनोइड्स की आपको सारी प्रॉपर्टी याद है कि हाइड्रोकार्बन है, मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। ग्लाइकोसाइड्स आप पढ़ लेना, एल्कलॉइड आप पढ़ लेना, रेजिन आप पढ़ लेना। इन तीनों को पढ़ने के बाद ही आप इन सारी ड्रग्स को और अच्छे से याद कर पाएंगे, क्योंकि आइसोलेशन तो कॉमन नहीं था तो मुझे आइसोलेशन तो पढ़ाना पड़ा। तो मैंने सबका आइसोलेशन आपको पढ़ा दिया, आइट्रोपिन, क्विनिन, रेजरपिन, कैफीन, क्यूकरमिन, पोडोफाइलोडॉक्सिन, ग्लिसरटिनिक एसिड, रूटीन, मेंथोल, सिट्रल, आर्टिमिसनिन। इन सब की प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखनी है, टर्पिनोइड, ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड, रेजिन। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आई नो लेक्चर काफी ज्यादा लेंथी हो चुका है, बट मुझे समझाना जरूरी था। स्टैंडर्ड फेज, मोबाइल फेज, RF वैल्यू, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपको कैसे लिखने हैं, प्रॉपर्टीज आपको कैसे याद रखनी है, यूजर्स आपको कैसे याद रखने हैं, सबका आइसोलेशन। आइसोलेशन में कुछ नहीं करना, देखो क्लोरोफॉर्म से आपको एक्सट्रैक्ट करा देना है, पेट्रोलियम ईथर से आपको प्योर करा देना है, जो लास्ट में बचेगा उसको फिल्टर, एक्सट्रैक्ट, वॉश, ये सब आपको कराना है। और शुरू में जो हमारा एल्कलॉइड और रेजिन का है इसमें तो हमने ज्यादातर सॉक्सलेट अपरेटस लिया, सॉक्सलेट अपरेटस में एथेनॉल डाल के उसको यूज किया है। तो सॉक्सलेट अपरेटस आप एक बार देख लेना यूनिट 5th में, आपको सारा याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको कॉग्नोसी की यूनिट 5th, फिर 1 और फिर 2 देखनी है। फिर 2 देखने के बाद आप 3 देखो, 4 देखो, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। ये एक सिक्वेंस है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखिए यूनिट नंबर जो 4 हम पढ़ने वाले हैं, वहां पर आपने आर्टिमिसनिन पहले ही पढ़ लिया, ये रहा आपका आर्टिमिसनिन। आपने एट्रोपिन पहले ही पढ़ लिया, आपने पोडोफाइलोटॉक्सिन पहले ही पढ़ लिया, कैफिन पहले ही पढ़ लिया। सिर्फ आपको पढ़नी है थोड़ी सी ड्रग, जैसे डिजिऑक्सिन है, टैक्सोल है, विनकिस्टिन, विनब्लास्टिन है, फोर्सकोलिन है और सिनेसोइड है, बस इतना सा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और यूनिट नंबर 4 को भी हम कंप्लीट करेंगे एक सिंगल लेक्चर में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, and must join Telegram for notes, and must check Telegram pin message for notes. Have a nice day. Thank you.